हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की मैं रिवीजन सीरीज लाने वाला हूँ, जो होने वाला है महा रिवीजन का ही एक पार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर 1 से 1.5 घंटे के अंदर समाप्त हो जाए, है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा इसको लोगों ने हवा बना रखा है। भाई क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ वैसे ही नहीं आती, क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, रट लो रटने जाओ तो क्वेश्चन नहीं होते। अब एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या, सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है, मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन या फिर कंपाउंड ऑफ कार्बन, है ना। तो एक थ्योरी आती है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी लैब के अंदर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कुछ ऐसे वाइटल फोर्स होते हैं जिनको एक ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकता, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तब तक तो ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद बर्जीलियस की स्टेटमेंट के बाद ही एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सीडेंटली, बहुत फनी है ये, उन्होंने एक्सीडेंटली यूरिन क्रिएट कर दिया था अपने लैब के अंदर। और यूरिन एक टाइप का केमिकल, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली जब बन गया ना लैब के अंदर, तो इतनी ज्यादा होड़ लग गई कि सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने लैब में बनाना। उसके बाद बहुत सारे अदर साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने अलग अलग कंपाउंड बनाए, अलग अलग कंपाउंड दिए भी, जिनमें से एक आपका कोलवे है। कोलवे ने एसिडिक एसिड बनाया था। कोलवे का नाम याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा। एक रिएक्शन आती है जिसका नाम होता है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, सवाल तो ये है एक्चुअल कि आखिर कार्बन ही क्यों, है ना, कि कार्बन को ही क्यों पढ़ना है, कार्बन के ही पास में क्या खासियत है कि वो ये सब कुछ कर पा रहा है। तो उसका रीजन है सिंपल, जो आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी 10th क्लास में। उसकी दो खासियत है, पहली खासियत कैटिनेशन और दूसरी खासियत ये है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो समझिए। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर एक नई चेन बना सकता है, बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, ये होता है कैटिनेशन। ठीक है ना, और आप जानते भी हो कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। अब बात करते हैं टेट्रा वैलेंसी की। तो टेट्रा वैलेंसी का सिंपल सा मतलब होता है भाई कि ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन की इतनी खासियत है कि वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 अगर बनाएगा तो आप अपने तरफ से एक हाइड्रोजन ऐड करोगे। ठीक है, और अगर वो ज्यादा बनाएगा तो वो स्ट्रक्चर गलत कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको है ना इसके बारे में ज्यादा डिटेल दूंगा नहीं, क्योंकि 10th क्लास का टॉपिक है, आपको पता भी होगा। जस्ट आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये मीथेन का केस है ना, CH4। यहाँ कौन से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। तो ये कार्बन के 4 बॉन्डिंग कंप्लीट हो गए। सिमिलरली यहाँ अगर बात करूँ इस कार्बन की, तो अगर इसको खोल के देखोगे तो ये कुछ ऐसा देखेगा, कार्बन उसके पास एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन। तो ये 3 बॉन्डिंग हुई एंड साथ में ये कार्बन इस कार्बन से भी लिंक है। तो यहाँ पर दूसरा कार्बन आ गया, देखो इस कार्बन की 4 बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। फिर सिमिलरली यहाँ पर देखो तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका OH। तो इस कार्बन की भी कितनी बॉन्डिंग है, 4 बॉन्डिंग है। देखो 1 2 3 4। तो सिंपल है, ये था कार्बन की प्रॉपर्टी। और इसी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में या कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो आपका 11th में मेजर आता है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने को आता है पेपर में कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करके निकालो। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है वो देखो। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब भी आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप इसको हटा के ये लिख सकते हो, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है A और दूसरा है B, और उन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम सिग्मा कंसीडर करते हैं। सिमिलरली मान लो कोई दूसरा है A और वो कनेक्टेड है विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वहां पर क्या कंसीडर करेंगे कि एक बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा एंड दूसरा कहलाएगा पाई। ठीक है, इसी तरीके से मान लो यहाँ पे देखो आप कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनमें से जो आपके एक बॉन्ड तो होगा आपका सिग्मा, बाकी के 2 बॉन्ड आपके कहलाएंगे पाई। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ
नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने आपके सिग्मा, कितने आपके पाई बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कार्बन से अटैच है, और कैसे अटैच होगा, ये डायरेक्टली होगा आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच। तो यहाँ पर हो गए, इसको देखो हाइड्रोजन में दो है, तो दो सिग्मा तो ये हो गए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा तो यही होगा। तो आपके इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे 3 सिग्मा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे बोलूं कि बेटा इसके पास बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड में से एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, और यहाँ पर भी एक पाई और एक पाई और एक सिग्मा। तो इस कार्बन के पास कितने हो गए टोटल आ गए आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास भी बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे कितने 3 सिग्मा। लेकिन अगर बात करी जाए तो पाई भी तो है भाई, तो यहाँ पे आप लिखो किस तरीके से, आप टोटल काउंट कर लो 3 2 5 5 और 3 कितने हो गए 8। टोटल कितने सिग्मा है, तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 8, और पाई कितने आ जाएंगे, पाई काउंट कर लो तो एक यहाँ पर पाई है और एक यहाँ पर, तो टोटल आ गया आपके पास 2 पाई बॉन्ड। ठीक है ना भाई, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखो आप इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंपल एक ये रहा और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 सिग्मा। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपके 3 सिग्मा। इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखो काउंट कर लो बॉन्ड, 1 2 और 2 हाइड्रोजन यानी 4 सिग्मा। इसके बात करें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, एक सिग्मा ये रहा और एक इनमें से एक सिग्मा, तो टोटल आ गया आपके 2 सिग्मा बॉन्ड। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया आपके 2 सिग्मा बॉन्ड। इजी है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल बताओ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने आ गए, टोटल आ जाएंगे आपके 3 और 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14 सिग्मा बॉन्ड आपके देखने को मिल रहे हैं। पाई की बात करें तो एक पाई ये रहा और 2 पाई ये रहे, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे आपके, पाई बॉन्ड काउंट करोगे अगर आप तो वो है आपके पास एक तो यहाँ पर है, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर, एक ये रहा और 2 ही, यानी 3 पाई बॉन्ड आपके पास बने। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ। अगला टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब सिग्मा और पाई के ऊपर यहाँ पे चला जाता है क्या, एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक में, कि आपको पूछा जाता है देखकर कि इस स्ट्रक्चर में बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो कैसे पहचानेंगे उसके ट्रिक सामने देखो। अगर आपके पास 4 सिग्मा है, अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडेशन कहलाएगा sp3। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कहलाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। और अगर आपके पास sp है, मतलब अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कहलाता है आपका sp हाइब्रिडेशन। तो अगर यहाँ बात करें आपके इस वाले कार्बन के पास इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, तो बच्चों इजीली है, मैंने आपको सिग्मा निकालना सिखाया, यहाँ पे सिग्मा निकालो। देखो 3 ये रहा और 1 ये रहा यानी 4, तो इसकी अगर मैं देखूं सिग्मा कितने हैं, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, तो ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज है ना। और आपको पता है कि ये साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप कैसा देखने में होता है, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ और इस तरफ किसी भी एलिमेंट के साथ वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें काउंट करोगे इसके पास कितने हैं सिग्मा, तो देखो एक ये रहा और एक ये रहा बीच में, तो ये है आपका टोटल कितने सिग्मा इसके पास, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करें तो ये जो आपका है ये आपका कैसा है, ये आपका sp3 है। ये वाला आपका जो है ये कैसा होगा 1 2 3 यानी ये sp2 है। ये वाला भी कैसा होगा 1 2 3 यानी sp2। और इस वाले कार्बन की अगर बात करूं तो ये आपका आगे है sp है। अब आपको ये वाली चीज समझ नहीं भी आई होगी ना, तो इसको खोल के देख लेना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग कर करके सिखाया था ना आपको। ठीक है, तो फिर ऐसे करके देख लेना, आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, सिंपल से भाषा में अगर समझाऊं तो डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन अटैच डायरेक्टली टू द अदर कार्बन। ठीक है, क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद कार्बन एटम। ठीक है, तो वो आपकी डिग्री ऑफ कार्बन कहलाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आपसे अगर पूछा कि इनमें से बताओ प्राइमरी
कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन कौन सा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है तो वो आपका प्राइमरी कार्बन कहलाता है, ठीक है। और अगर कोई कार्बन, मान लो कोई कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, जैसे ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो कार्बन से अटैच्ड है तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। और अगर कोई कार्बन किससे अटैच्ड है, तीन कार्बनों से अटैच्ड है, तीन कार्बन से अटैच्ड है, मान लो ये तीसरा कार्बन है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं मैं तो ये कैसा कार्बन कहलाएगा, ये आपका टर्सरी कार्बन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस वाले कार्बन की, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है। अब ये मतलब ना भैया ये तो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो पागल वाली बात मत करो, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ और यहाँ है, और ये डायरेक्टली इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरीके से दिखाई जाती है बस कि हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, लेकिन एक्चुअल में तो कार्बन से कार्बन अटैच है ना। तो आप बताओ ये वाला जो कार्बन है ये कैसे अटैच है, मतलब इस कार्बन की डिग्री बताओ क्या है। तो आप इजीली बता देना कि ये आपका प्राइमरी कार्बन है ना। सिमिलरली अगर बात करूं, इस कार्बन की बताओ, इस कार्बन की बताओ, इस कार्बन की बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी एंड इसकी, क्या आप ये सब बता सकते हो। आपको लग रहा है भैया एक साथ इतने सारे, अरे इजी है यार। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है। और मैंने यहाँ बता दिया अगर कोई भी कार्बन तीन कार्बन से एक साथ जुड़ा हो ना तो वो कहलाता है आपका टर्सरी कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे बात करूं तो ये तो भाई डायरेक्ट एक से जुड़ा है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्राइमरी कार्बन है। और अगर इसकी बात करूं तो देखो ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड है एंड इससे अटैच्ड है, क्लियर। तो दो कार्बन से अटैच्ड है तो यानी आपका कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। अब बात करें इस वाले की, बीच वाले की, तो गौर से देखो, गौर से देखो इसको, ये क्या है, क्या है ये सबसे एक्सेप्शन है। अब आप बोलोगे भैया आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो अगर नहीं बताया बच्चों तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना। मैंने कहा था अगर तीन से अटैच हो तो टर्सरी, और अगर चार से अटैच होगा तो क्वार्टनरी, यानी 4 डिग्री कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। टर्सरी के पास तो फिर भी होता है एक हाइड्रोजन, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पर देखो इसके पास है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं इसकी इसकी इसकी, तो ये सारे डायरेक्टली इसका अटैच है ना एक कार्बन से, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा एंड ये भी आपका प्राइमरी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट इसी में आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि प्राइमरी कार्बन के पास कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ, टर्सरी हाइड्रोजन बताओ, है ना। तो जो भाई देखो यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन आपसे अगर मान लो इसमें सवाल पूछा बढ़िया सा कि टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन बताओ, तो कैसे बताओगे, सारे काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे आपके 5। लेकिन अगर वहीं घुमा के सवाल ये बन गया टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ बच्चों, तब तो आप घूम जाओगे कि आपको पता नहीं है। तो सिंपल, जो प्राइमरी कार्बन होता है ना उसके साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी तरीके से जो टर्सरी कार्बन होता है उसके साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं वो आपके टर्सरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन होता है उसके साथ जितने हाइड्रोजन वो आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाता है। तो सिमिलरली मैंने जैसे कहा आपको कि प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो आपका प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन वाले देख लो जितने भी, पहला तो ये वाला ग्रुप था आपके पास प्राइमरी, दूसरा ये वाला है प्राइमरी, तीसरा ये प्राइमरी कार्बन, चौथा ये प्राइमरी, पांचवा ये प्राइमरी। और प्राइमरी के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं, याद रखना प्राइमरी कार्बन के पास ऑलवेज 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो गिन लो भाई, यहाँ पे टोटल कितने थे प्राइमरी, 5 थे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया आपका 15 प्राइमरी हाइड्रोजन आ गए। क्या ये चीज क्लियर हुई, ये क्लियर है। तो आप मुझे सेकेंडरी और टर्सरी के हाइड्रोजन काउंट करके दिखाओगे, ठीक है। सिमिलर तरीके से करते हैं, याद रखना प्राइमरी के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। आप मुझे कमेंट में बता देना, ओके। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इतना कुछ पढ़ लिए, बेसिक था, ठीक है, ये सब बेसिक है, एडवांस तो अब आएगा इसके बाद, वो भी इसके बाद। अब बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप। तो 3 तरीके होते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंडेंस फॉर्मूला ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर होगा बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर, ठीक है।
जिससे सवाल बनते हैं। अब देखो किसी भी कंपाउंड को लिखने के तीन तरीके आपके पास है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन, तो ये कौन सा है, ये आपके पास C3H8 है, ठीक है, C3H8। तो ये लिखने का तरीका, बनाने का तरीका कैसा है, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसको आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके बनाया, और इसको हम लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ये आपका कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को खोल के नहीं दिखाते, कंडेंस करके साथ में लिख देते हैं, ओके। अब आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कुछ भी नहीं दिखाते, हम ना ही कार्बन दिखाते हैं ना ही हाइड्रोजन दिखाते हैं, हम सीधा एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। जितने कार्बन होंगे ना, जितने कार्बन उस हिसाब से हम लाइन बनाते हैं, और जितने कार्बन होते हैं उस हिसाब से हम लाइन बनाते हैं। एंड जो जितने भी शार्प एज है, जितने भी शार्प एज होते हैं ना, वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। जैसे ये एक डॉट है, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर आपका एक कार्बन है, यहाँ पर आपका एक कार्बन है, और यहाँ पर आपका एक कार्बन है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हो। अच्छा एक बार याद रखना, इधर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर से क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई आपको है ना ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, या फिर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, उसके बाद बाकी की चीजों को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल जो मैं पेपर में आप देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा और इसे कहेंगे कि आप इसको और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में या फिर लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। और ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको लाइन फॉर्मेट में देंगे और ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको मान लो कंडेंस फॉर्म में दिखाना है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पे देखो कितने, सबसे पहले देखो CH3। अब देखो ये वाले ग्रुप आपके कितने सारे, एक ही जैसे ग्रुप है, तो उसको क्या करो, एक बार लिखकर ब्रैकेट लगा दो, कितने है ये, 1 2 3 4 5, तो CH2 और नीचे का लगा दो 5, एंड उसके बाद आपका CH है ना, CH, और ये Br नीचे जो है ना, इसको उठा के क्या करो, ऊपर लिख दो Br, एंड CH2 अगेन, ये जो आपका इसे लिख दो CHO। ये आपका कंडेंस फॉर्म हो गया, ओके बच्चों। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं कि इसको अगर आपको ऐसे लाइन फॉर्मेट में दिखाना हो, मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाना आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन कैसे दिखाएंगे, कितने कार्बन, सबसे पहले लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। अब उसके बाद आपको करना है क्या है, सबसे पहले ये सारा तो सिंपल है, जहां पर आपका एक्स्ट्रा देखो, वहां पर 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे, तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे क्या है, Br, तो यहाँ लिखेंगे हम Br, एंड उसके बाद क्या था आपका, ये कार्बन था, तो यहाँ पे आपका कार्बन है, एंड इसके बाद आपका एक कार्बन, एंड इस तरीके से आप जब फंक्शन ग्रुप आएंगे नहीं, आपका फंक्शन ग्रुप के लिए आप क्या करोगे, जैसा आपको दे रखा है डबल बॉन्ड विद O, तो यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दो और एक यहाँ पर आप H दिखा दो, ये आपका बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसके बाद आपको क्या दिखाना है, ये आपको बॉन्ड लाइन दे रखा है, आपको इससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाना है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करो, आप देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो सिंपल सी बात है, 7 कार्बन उठाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 ये 2 3, 3 नंबर पे आपका Br और Cl है, तो ये आपका 1 ये 2 ये 3, 3 नंबर पे क्या करोगे आप, यहाँ पे दिखा दोगे एक बॉन्ड Br के लिए, दूसरा बॉन्ड क्लोरीन के लिए, ओके बच्चों। Br और क्लोरीन के लिए आप यहाँ पर बॉन्ड दिखाओगे, बाकी चीजों की आप फिलिंग अपने आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आप H को लगा देना, H फिर H एंड H, इस तरीके से कुछ आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, इजी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक और तरीका आता है, मतलब आपके ऐसा दे रखा है बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। बैच और डैश रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप बैच और डैश रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आप मिथेन यानी CH4 का
डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। 3D मॉडल भी कहा जाता है इनको, ठीक है। जब मान लो आपके कार्बन है, कार्बन के अंदर वैसे तो आपकी 4 हाइड्रोजन है इसके आसपास, चारों के 4 प्लेन में तो होंगे नहीं, ठीक है। तो जब आप आउटर प्लेन मतलब प्लेन से बाहर के स्ट्रक्चर दिखाने होते हैं तो उसके लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं, जहां पर आपके दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड जो होते हैं, कोई से भी दो बॉन्ड आपके प्लेन के बिटवीन होते हैं, मतलब प्लेन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और दो बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके प्लेन के बाहर, ठीक है। अब वो दो तरीके हो सकते हैं, एक को हम दिखाते हैं सॉलिड बेस से, एक को हम दिखाते हैं डैश बेस से, ठीक है ना। अब जो सॉलिड आपका बेंच होता है, सॉलिड बेंच प्लेन के बाहर की तरफ, यानी सपोज करो कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी तरफ होता है, और जो आपका डैश बेंच होता है वो प्लेन के इन साइड यानी आपसे दूर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखाता हूँ। अज्यूम करो ये आपका डैश बेस प्लेन है, ठीक है। अब इसको आप समझने के लिए कैसे समझ सकते हो, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इसमें दो दो बॉन्ड आपके एक ही प्लेन में, जैसे अगर इसकी बात कर लो तो ये एक प्लेन में है और एक ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो इसको अपन सॉलिड बेंच बोलेंगे। और जो ये आपसे दूर जा रहा है यानी ये वाला अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला आपका कैसा है, डैश बेंच है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको दिखा सकते हो, देख लो कहीं से भी देखो, ऐसे घुमाओगे ना ऐसे इस तरीके से, तो ये वाला सेम प्लेन में हो गया और एक ये आपकी तरफ और एक पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल समझने के लिए आप ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और ये आपकी तरफ आ रहा है और ये पीछे जा रहा है आपसे पीछे। ये है आपका डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, क्योंकि ये सब तो आपके बेसिक में आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक में पूछी जाती है, इनसे अगर जनरल क्वेश्चन आते हैं तो मैंने एक एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो पहला होता है एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। इनके दूसरे नाम है, इसको अपन एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, यानी स्ट्रेट चेन। जैसे कि आपके पास ये है, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये सारे स्ट्रेट चेन का ही एग्जांपल है, तो ये आपके एलिफेटिक होते हैं। चलिए दूसरा होता है आपका साइक्लिक कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम है रिंग कंपाउंड, है ना। ऐसे कंपाउंड जो रिंग फॉर्म करते हैं। इसके भी दो टाइप आ जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक होता है और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक के दो टाइप पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है। दो टाइप कौन से हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एलिफेटिक की तरह ही होती है। एग्जाम्पल के लिए साइक्लो कंपाउंड आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करूं तो इसके एग्जाम्पल आपके बेंजोइक कंपाउंड एंड नॉन बेंजोइक कंपाउंड। बेंजोइक वो वाले जिनके अंदर बेंजीन रिंग आएगी, और नॉन बेंजोइक वो जिसके अंदर बेंजीन की रिंग नहीं आने वाली है। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद नेमिंग और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद नेमिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद नेमिंग बनती किन चीजों से, तो वो है आपको प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। सफिक्स में आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। एंड वर्ड रूट तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। अब जिसको नहीं पता होगा ना उसको मैं बता दूंगा अब यार। देखिए सबसे पहले ना ये आपका एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी आयुर्वेद नेमिंग को लिखने का, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। इसमें वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड। कितने कंपाउंड मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, वो होता है आपका वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सफिक्स। तो सफिक्स की अगर मैं बात करूं, सफिक्स 1 जो होता है ना आपका, तो सफिक्स 1 की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ और नहीं बल्कि आपका आ जाता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। याद है आपको, तो इनके लिए यूज करते थे ए, इसके लिए यूज करते हैं EIN, इसके लिए यूज होता है YNE। तो ये आपका सफिक्स 1 होता है, ओके। उसके बाद आता है आपका सफिक्स 2। जो सफिक्स 2 होता है ना बच्चों, वो होता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ठीक। तो अब अगर बात करूं फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या है, तो वो सारे यहाँ पे लिखे हैं, करके मैं अभी आपको बताऊंगा, और विद एग्जांपल भी इसके साथ सारे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे हम, ठीक है। अभी बात करते हैं कि प्रीफिक्स 1 क्या होता है। तो भाई प्रीफिक्स 1 कुछ और नहीं, वो होता है आपका साइक्लो। तो मैंने कहीं लिखा होगा, जो प्रीफिक्स 1 होता है ना वो कुछ और नहीं होता, साइक्लो होता है। तो यानी अगर नॉर्मल नेमिंग की बात करें, साइक्लो की नहीं बात कर रहे, नॉर्मल नेमिंग स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, उस केस में आप प्रीफिक्स 1 को ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं,
ठीक है। उसके अलावा आता है आपका प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 भी आप लोग जानते हो, उसके अंदर आपका आ सकता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं आपके, जिसमें आप यूज करते हो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ये आपको होता है एल्काइल ग्रुप। दूसरा टाइप का होता है आपका प्रीफिक्स 2, वो होता है आपका हेलो, ठीक है। हेलो में आपको पता ही है, हेलो में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स में, वो होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका एल्कोक्सी। ये तीसरा ग्रुप यूज करते हैं हम किसमें, प्रीफिक्स 2 के लिए, जो कि होता क्या है, देखो यहाँ पर आर की जगह पे आप अपना क्या लगाते जाओ, एल्काइल ग्रुप लगाते जाओ, आपका नया नाम तैयार होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने ये CH3 लगाया तो ये बन गया मिथॉक्सी, अगर मैंने CH3 CH2 लगा तो ये बन गया इथॉक्सी, अगर मैंने C3H7 लगाया तो ये बन गया तो ये बन गया प्रोपॉक्सी। और ऐसे अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ब्यूटॉक्सी बन जाएगा, पेंटॉक्सी बन जाएगा, हेप्टॉक्सी बन जाएगा, ये सब चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला आ जाता है आपका, अगला एक और टाइप आता है प्रीफिक्स 2 में, वो होता है आपका क्या, नाइट्रो। फिर उसके बाद आता है नाइट्रोसो, और तीसरा मतलब सबसे लास्ट जो आता है वो है फिनाइल। फिनाइल हम कब यूज करते हैं ऐसा प्रीफिक्स, वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन मेन आपका सफिक्स 2 के बारे में। सफिक्स 2 ये सीक्वेंस है भाई, आपको है ना याद करना होता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दे, प्रायोरिटी लिस्ट याद है आपको, ठीक है, उसको ही मैंने आपके सीक्वेंस में लिख दिया है। अब ये आपको समझना है कि कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे आता है। इसका आपका फॉर्मूला होता है C++ONOH, ठीक है। और इसके लिए सफिक्स 2 यूज होता है OIC एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ये वाले ये कुछ और नहीं, डेरिवेटिव है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। यानी देखो कैसे, आप क्या करो, ये OH हटाओ, सॉरी यहाँ पे H हटा दोगे ना, और यहाँ पे अगर आप जोड़ दोगे क्या C का डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। और देखो नाम में हमने क्या चेंज करा, यहाँ से आपके एसिड को रिप्लेस करके जब हमने क्या लिख दिया, OIC तो रहेगा और बन जाएगा ये एनहाइड्राइड, ठीक है। इसीलिए क्या यहाँ पर एक क्या ऐड कर रखा है, C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह OIC एसिड, OIC एनहाइड्राइड, यानी ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एस्टर की। तो एस्टर में हम क्या रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये H होता है, इसको रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा आपका एस्टर, ठीक है। एस्टर नाम में क्या चेंज करना है, OIC में से अगर IC हटा दूं और 8 जोड़ दूं, यानी मैं अगर OIC में से इसको रिप्लेस करके 8 जोड़ दूं तो बन जाएगा OH, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ये एस्टर होता है। उसके बाद अगर बात करूं मैं एसिड क्लोराइड की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटा देते हैं और वहां पे कोई सा भी हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ सकते हो आप, ठीक है। क्लोराइड जोड़ दो, ब्रोमाइड जोड़ दो, आयोडाइड जोड़ दो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका नाम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या था, OIC एसिड था, यहाँ से IC एसिड हटा दो और क्या जोड़ दो, YN, ठीक है, OYN यानी ऑयल क्लोराइड। जिस हिसाब से अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा, मान लो अगर आपने क्लोराइड यूज कर रहा है तो ऑयल क्लोराइड, अगर Br जोड़ा होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, ऐसे ही आयोडीन जोड़ा होगा तो ऑयल आयोडाइड, ठीक है भाई। इस तरीके से आगे चलते हैं, एसिड अमाइड की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, C डबल बॉन्ड NH2। इसके लिए सफिक्स यूज होता है आपका अमाइड। अगर साइनाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला है CN होता है, इसके लिए यूज करते हैं नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड का होता है, इसमें आपका कोई भी चेन होगा कंपाउंड वो डायरेक्ट जुड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से, कार्बन से नहीं जुड़ा होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको आइसो फिर नाइट्राइल। अगेन आपका एल्डिहाइड की बात करें तो ये तो आप जानते हो कि AN यूज होता है, कीटोन के लिए आपका ON यूज होता है, अल्कोहल के लिए आपका OL यूज होता है। और थाइरोल की बात करें तो यहाँ पर होता है फॉर्मूला इसका, यहाँ पर होता है फॉर्मूला इसका SH और इसका सफिक्स होता है थाइरोल ही होता है, ठीक है। अमाइन आपका होता है NH2 और इसका सफिक्स अमाइन ही आएगा। बाकी इसके नीचे आके चले आते हैं क्या, और भी चीज आती है, उसकी बात करनी नहीं है। चलिए अब फटाफट से ना सभी के एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और नेमिंग को और आसान बनाते हैं। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको नेमिंग करने में ज्यादा आसानी होती है। तो पहला रूल ही होता है आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे लंबी चेन कौन सी कंसीडर करनी है, ठीक है। तो सबसे कंसीडर चेन करने के लिए आपको वो चेन लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन काउंट हो जाए, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे साइड में मैंने वर्ड रूट बता रखे हैं, तो इसको तो आपको भाई बचपन से आपको पता है, तो इसीलिए मैं इसको बता भी नहीं रहा, कंसीडर भी नहीं कर रहा, ठीक। तो इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर ऐसे लेते हैं तो यहाँ पर
6 7 8 9, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर लेने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम किस तरीके से, देखो लेने वाले दो तरीके से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एक तो 9 के हिसाब से, एक इसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन पहला रूल है, इसीलिए हम इस वाले को ना लेकर ये वाला रूल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो क्या आएगा इसकी नंबरिंग, आपको दिख गया। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग के लिए भाई नेमिंग क्या करोगे इसे, कितने कार्बन है, 9 कार्बन है ना, 9 कार्बनों के लिए क्या लगाते हैं अपन, नॉन। और ये एन के लिए है, सिंगल बॉन्ड सब में, तो लास्ट में एन लगा दोगे। अब बात करते हैं उससे पहले इनका क्या करें भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है इनका क्या होगा, इनको किस तरीके से कवर करना है, ये चीज आपको सेकंड रूल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कैसे कंसीडर करते हैं। तो मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके का रूल है, मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जांपल के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए सबसे पहला रूल लगाओगे आप कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगे आप इसमें, देखो आपके सामने ही है, लेने के लिए बंदा यहां से भी ले सकता है नंबरिंग, और लेने के लिए वो यहां से भी कहीं से भी कंसीडर कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, मैं करूंगा इस तरफ से 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे अगर काउंट करूंगा तो यहां पर आपको 5 कार्बन मिलेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से मान लो ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहां पर 6 कार्बन मिलेंगे। तो मैं किस तरीके से कार्बन कंसीडर करने वाला हूं चेन, वो मैं आपको दिखेगा, वो सबसे लंबी चेन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ओके भाई, सबसे लंबी चेन इस तरीके से बनेगी। और नंबरिंग कैसे करेंगे, ये वाले नंबर नहीं लेंगे हम, इसको एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे। और ये आपका नंबर 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। इसकी नेमिंग अगर करें तो क्या होगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पर हेक्स है, यानी यहां यूज करोगे आप हेक्स, और ये सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे। अब बात करते हैं पोजीशन के लिए। तो पोजीशन मेरे भाई जरा यही देखो कि कम कहां पे मिल रहा है, मतलब अब आपको पोजीशन देखनी है, तो पोजीशन देखने के लिए पता ये करो कि सबसे कम नंबर कहां से मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहां पर, सब्स्टिट्यूएंट आपका यहां पर 2 कार्बन का एक कंपाउंड है। ओके, अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन अगर यहां से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 नंबर पर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका 3 इथाइल। ओके, और ये आपका नाम हो गया 3 इथाइल हेक्सेन। अब बात करते हैं अगर लोएस्ट लोकेंट रूल की। तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपका मतलब इसी के अंदर मैंने लगा दिया, लेकिन देखो यहां पर समझा देता हूं आपको दोबारा। सबसे पहले कंसीडर करो सबसे लंबी चेन, पहला रूल लगाओ सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है ना। अगर दूसरी तरीके से गिने तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 कार्बन हो गए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे लंबी चेन इसको कंसीडर कर लूंगा, है ना, सबसे लंबी चेन इसको कंसीडर कर लूंगा। लेकिन अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये है आपका मिथाइल, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल है, इसको किस तरीके से कंसीडर करोगे आप, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, जिसमें क्या करना है, आप सबसे कम नंबर मिलने, मतलब आप वहां से नंबरिंग करो जहां से इनको सभी को सबसे कम नंबर मिले। तो देखो एक तो आप यहां से कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हो ये 1 है, ये वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। ओके भाई, अब ये 6 हो गए। अब इसमें से अगर आप देखो तो कहां कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, कहां कहां पर, एक तो सेकंड नंबर पे यहां पर मिल रहा है, तो वो कितना है 2, और दूसरा कहां पर मिल रहा है आपको 4 नंबर पे 2 मिथाइल है, यानी 2 4 4। ओके, 2 4 4। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, नीचे से नंबरिंग करता हूं अगर मैं इस तरफ से, तो आप देखो यहां पर आ रहा है ये तीसरे नंबर पे। देखो अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 नंबर पे आ रहा है। तो इस हिसाब से आपके तीसरे नंबर पे 2 मिथाइल के ग्रुप आ रहे हैं, जिसको मैं यहां लिख सकता हूं 3 and 3, एंड चौथा मतलब जो तीसरा आ रहा है वो आ रहा है आपका 5वें नंबर पे। ओके गाइस, तो अब इसको आप काउंट करो, इनके सम करो, जो सबसे छोटा नंबर आएगा ना, नंबरिंग आप वहीं से करोगे। तो देखो यहां पे करोगे तो ये आ जाएगा 2 4 6, 6 और 4 10, ये 10 आ रहा है। यहां पे करो 3 3 6, और 6 और 5 कितने होते हैं 11। यानी आप नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग आप इसी तरफ से करने वाले हो। और इसकी नेमिंग क्या आने वाली है, इसकी नेमिंग आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 4 4
ये हटा दो आप, क्योंकि ये तो भाई आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये गलत है। 244 कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो यहां पे लिख दोगे आप ट्राई मिथाइल। एंड कितने की चेन है, 6 के, तो आप लिख दो इसको हेक्सेन। ओके, ये आपका नॉमेनक्लेचर आ गया। अब बात करते हैं अनदर रूल की, जो कि आपका इफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है, तो इनके लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डाई ट्राई एंड टेट्रा। ये चीज यूज होती है अगर मान लो कि आपके ग्रुप, 2 टाइप के ग्रुप सेम है तो आप डाई यूज करोगे, अगर 3 सेम है तो ट्राई यूज करोगे, और अगर 4 सेम है तो आप टेट्रा यूज करोगे। अब इसकी नंबरिंग, सबसे पहला रूल कि आप क्या करोगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे। लॉन्गेस्ट चेन भाई ये बीच वाली है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन सबसे बीच वाली दिख रही है। अब इसकी नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग भाई देखो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहां पर से अगर देखोगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है एक फोर्थ पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है। अगर यहां से भी करता हूं ना नंबरिंग तो वही होगा, यहाँ पे 1 पे, सेकंड पे आएगा, फिर फोर्थ पे आएगा, फिर आपका 6 पे आएगा, तो दोनों तरफ से इस केस में सिमिलर है। अब नेमिंग करेंगे तो क्या नेमिंग आ जाएगी इसकी भाई, सबसे पहले एक दूसरे नंबर पे आ रहा है मिथाइल, एक चौथे नंबर पे आ रहा है और एक 6 नंबर पे आ रहा है, और कितने ग्रुप कितने हैं जो सिमिलर है, वो 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप ट्राई, ठीक है, ट्राई। और उसके बाद देखो कितने कार्बन है, 7 है, 7 के लिए हम यूज करते हैं हैप, तो यहां लिखोगे आप हेप्टेन। ओके, और इसको भी आप कैपिटल यूज नहीं करोगे, इसको स्मॉल यूज करोगे, ट्राई, सॉरी, इसको भी आप ट्राई हेप्टेन लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया 246 ट्राई हेप्टेन। अब बात करते हैं अनदर रूल, जो कि है नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। मान लो कि अलग सब्स्टिट्यूएंट है, सेम नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप इनका यूज जनरली नहीं करोगे क्योंकि सेम नहीं है, लेकिन अगर सेम भी होगा ना, ऐसा हो सकता है कि सबका मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कहां पे सबसे ज्यादा नंबरिंग है, देखो अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन मिल रहा है आपको, ओके। और अगर मैं कुछ इस तरीके से काउंटिंग करूं कि 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी आपको सिमिलर मिल रहे हैं। लेकिन हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाए और आपको लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ कंसीडरिंग करने आपको लॉन्गेस्ट चेन की। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे इस तरफ से। आप कंसीडर क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन यहां से देखो, आपको सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इसी वाले पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखो कहां पर, अब नंबरिंग कहां से करनी है भाई, नंबरिंग तो करोगे आप इस तरफ से कर लो, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ओके, 6 हो गए। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे होंगे, एक सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल है, एक थर्ड नंबर पे 1 मिथाइल है, ये एक ग्रुप हो गया, है ना, और एक ये अलग से आपका इथाइल ग्रुप आ गया, यानी ये अलग है, ये तो सेम थे लेकिन ये अलग है। तो इसके लिए नेमिंग कैसे करोगे भाई, सबसे पहले कहां पे क्या चीज है वो लिख लो। आपको देखने को मिल रहा होगा दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, वो भी 2 बार, तो 2 2 है ना, 2 2 डाई मिथाइल। लेकिन एक और जगह तीसरे नंबर पे भी है, तो यहां पे लिखोगे 2 2 एंड 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। एंड कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको इथाइल भी देखने को मिल रहा है, तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, 3 इथाइल। एंड कितने की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेक्स, ठीक है भाई, ठीक है। और सिंगल है तो हेक्सेन। अब आपको लग रहा हो भैया ये तो गलत है, हाँ तो मुझे भी पता है गलत है। यहां पर हमने अगला ऑर्डर यूज नहीं करा, ठीक है, अगली रूल यूज नहीं करा। अगला रूल क्या कहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ई जो है वो एम से पहले आता है, इसी वजह से जो आपने ये नाम रखा है ये गलत हो गया, ये पूरी तरीके से गलत हो गया। इसका एक्चुअल नाम आएगा वो आएगा 3 इथाइल 2 2 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये आपका सही नाम है, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर की मैंने बात कर ही ली है, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह लिख लेना, इसको आप करोगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं
सातवें रूल पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं सेवंथ रूल। सेवंथ रूल है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। कभी बार ऐसा होता है कि नॉर्मल से हटकर कुछ आ जाता है और उसमें आपको, देखिए जनरल सी बात है, एक तो आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन, तो वो तो आपके सामने दी होती है, ठीक है, दिख रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको प्रिंसिपल चेन के अलावा एक और चेन मिलती है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, नेमिंग करनी पड़ती है जिसकी भी, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर बात कर ले सबसे पहले नंबरिंग की, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, 9 की चेन है ना। लेकिन अगर देखोगे पांचवें नंबर पे एक और ऐसी चेन बन रही है जो थोड़ा अलग सा आपको देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स। जनरली इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन नेम भी आते हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो ये सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, डायरेक्ट जहां से भी जिस कार्बन से भी आपकी चेन जुड़ी है ना, वहां से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो और इसको नंबर दे दो। मान लो मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1 ठीक है, और इसके बाद स्ट्रेट लाइन में जाओ, इसको दे दो नंबर 2 और ये हो गया आपका 3 ठीक है। ये आपकी एक और दूसरी साइड प्रिंसिपल चेन बन गई। ये आपकी प्रिंसिपल चेन है मेन, और ये आपकी साइड प्रिंसिपल चेन, और इस साइड प्रिंसिपल चेन पर आपको दो टाइप के अलग क्या मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। वो भी क्या है तो सेम ही मिथाइल ही है, और दोनों एक ही नंबर पे। तो इसकी नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम आप ये करो, कितने नंबर पर है ये भाई, तो ये आपका 5वें नंबर है, तो 5 नंबर लिखकर क्या करो, या आप डैश लगाओ, डैश के बाद लिखो ब्रैकेट, है ना। अब ब्रैकेट में देखो कितने नंबर पे आ रहा है, ये मिथाइल भी आपका 2 नंबर पर है, ये भी आपका 2 नंबर पे है, तो लिखो 2 एंड 2, फिर वही सेम चीज डाई, क्या है मिथाइल है तो डाई मिथाइल एंड ये पूरा ग्रुप अगर आप देखोगे तो ये आपका 3 कार्बन से मिलकर बना है, और 3 कार्बन के लिए तो भैया आपको पता है प्रोपेन यूज होता है, प्रोपाइल यूज करेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे आप 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपाइल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी साइड चेन है, मेन चेन तो दूसरी है, तो यहां पे होगा प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये जो आपकी मेन चेन है उसका नाम लिख दो। 9 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम नॉन, तो आप यहां लगाओगे नॉन, और ये सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो आपका नाम हो गया नॉन-एन, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करते हो। ऐसे ही सामने आपको दूसरा दिख रहा है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे सबसे पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करोगे तो भैया ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की मेन प्रिंसिपल चेन तो आपको दे रखी है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपको एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक 5वें नंबर पे, एक 6ठे नंबर पे, दोनों सेम टाइप के हैं। तो क्या करना है, सेम नाम करना है, ठीक है, सेम काम करना है जैसे ऊपर गया था। लेकिन एक रूल और बता देता हूं, जब भी कॉम्प्लेक्स आता है ना, तो कॉम्प्लेक्स में अगर आपको ऐसे सेम ग्रुप मिल जाए ना, तो उसके लिए एक और वर्ड होता है, जैसे होता है बिस, ठीक है, एक होता है ट्रिस, और एक होता है टेट्राकिस। क्लियर है, बिस होता है 2 ग्रुप के लिए, ट्रिस होता है 3 ग्रुप के लिए, और टेट्राकिस होता है 4 सिमिलर ग्रुप के लिए, ठीक है। यानी इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करने का सेम तरीका इजी है। सबसे पहले देखो 5वें नंबर पे है ना, 5 और 6 पर है, तो लिखो 5 6 एंड उसके बाद क्या है, मैंने कहा सेम ग्रुप के लिए बिस लगाओ, अगर 2 हैं तो यहां पे लिखोगे बिस ब्रैकेट। अब देखो नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले आप इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो ये हो गई आपकी 1 ये हो गई 2 ये हो गई आपकी 3 ठीक है। सिमिलर आपको यहां मिलेगा एक मिथाइल, और ऐसे अगर देखोगे तो ये हो गया आपका 1 ये 2 ये 3 और ये आपका मिथाइल, ठीक है। तो कितने नंबर पे आपका मिथाइल है, 1 पर, तो 1 मिथाइल एंड कितने की चेन है, 3 की, तो लिखोगे आप प्रोपाइल। उसके बाद कितने की चेन है भैया, 10 की, तो डेकेन, ठीक है भाई। ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया इसका 7th रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नेमिंग करना बहुत आसान है, एल्कीन और एल्काइन का कुछ रूल पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता है, जब भी आपको डबल बॉन्ड मिले तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से ही करनी होती है, ठीक है। तो यहां से करो नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 4 ब्रोमो कितने का है भाई, ये कार्बन है 4 का, 4 यानी आपका आ जाएगा ब्यूट, तो ब्यूट है ना। अब कितने नंबर पे आपका इन आ रहा है, इन आ रहा है 1 नंबर पे, तो ये लिखोगे 1 इन, ओके। ये आपकी हो गई नेमिंग कंप्लीट। सिमिलर होता है इसके लिए,
कभी भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड से आपको नेमिंग करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, अब 5वें नंबर पे क्या आ रहा है? 5वें पे आ रहा है नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो पेंट और कितने नंबर पे ये 2। कभी भी भाई देखो कम नंबर वाला जहां से स्टार्ट हो रहा होता है ना ट्रिपल बॉन्ड, वहां से हम काउंट करते हैं उस नंबर को। तो ये हो गया 2 आइन, ये आपका नेमिंग हो गया। अब यहां पर आपको डिफरेंस बताना है। देखो कभी भी मान लो ऐसा हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, है ना, तो उसके लिए आपके कुछ एग्जांपल दिखा रखे मैंने। मान लो यहां से अगर मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं, तो देखो यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, है ना, यहां पे ये 1 नंबर पे आ रहा है आपको ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आपके 5वें नंबर पे आ रहा है क्या? आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, मान लो लेट सपोज आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मैं यहां से करता हूं, तो यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6। इस केस में भी अगर ऊपर से देखोगे तो यहां पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां पे 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी सेम पोजीशन पर ही आपके ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में याद रखना एक रूल कि हमेशा जब भी ऐसा आए ना, अगर आप लिख लो यहां पर, अगर डबल एंड ट्रिपल साथ हो तो आपको डबल को ही प्रायोरिटी देनी है। किसके कंपैरिजन में? ट्रिपल से। तो नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग यहां से नहीं होकर इधर से होगी, है ना, और यहीं से नेमिंग करनी है। अब देख लो भाई कितने की चेन है आपकी? 6 की चेन है ना, 6 की चेन है, तो करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, मतलब हेक्स कितने नंबर पे आ रही है? 1 पर आ रहा है आपका इन, 1 इन एंड 5 पर आ रहा है आपका आइन। ये आपकी नेमिंग हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके लिए सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में आपका अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ से अगर इधर से कंसीडर करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, अब इस केस में ये थोड़ा अलग है, ये वैसा है, देखो है तो दोनों, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल है, लेकिन दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी 1 नंबर पे था, यहाँ पे ये भी 1 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर ये 1 नंबर पे है और ये कहीं दूसरे नंबर पे। तो भाई इस बार नंबरिंग इस तरफ से नहीं होगी, इस बार नंबरिंग यहां से होगी। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? देखो 5 कार्बन है ना, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट। और कितने नंबर पे आ रहा है आपका? देखो आपका ये वाला 3rd नंबर पे आ रहा है, यहां से नंबरिंग करोगे तो 3rd नंबर पे इन आ रहा है, तो 3rd इन, 3 इन एंड उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे आप 1 1 आइन, 1 आइन हो गया। अच्छा ऐसा क्यों? अब बोलोगे भैया आपने पहले इसको क्यों लिखा? तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना कि कभी भी अगर वॉल साथ में आ जाए, ए आई ओ ई यू, ये सब साथ में आ जाए ना, तो क्या करना? जस्ट उससे पहले वाले लेटर को ड्रॉप कर देना। जैसे कि यहां से ई ड्रॉप हो जाएगा, यहां से भी ई ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग करेंगे तो आप देखो इसमें कहां से कंसीडर करोगे? तो इसमें नंबरिंग भाई सबसे इजी यहीं से होगी, क्योंकि सेकंड बॉन्ड को प्रायोरिटी में ज्यादा दिया जाता है। ये सेकंड, ये नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। 5 है यानी पेंट, पेंट कितने पर आ रहा है? 1 इन एंड आपका 3 आइन। ये आपकी नेमिंग हो गई। और सेम काम यहां भी करना है, यहाँ पे ई ड्रॉप कर दो। ओके, अब फटाफट से आगे देख लेते हैं और नोमेनक्लेचर। तो चलिए अब देखते हैं अगले कुछ ओपी पॉइंट। ओपी पॉइंट आपके सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली एल्किन एल्काइन के लिए। ओपी पॉइंट क्या है? इफ 2 और मोर देन 2 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, यानी मान लो कि किसी कार्बन कंपाउंड में 2 से ज्यादा ट्रिपल या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं? वर्ड रूट में बस एक ए जोड़ देते हैं। यानी मान लो मैथ है तो ए जोड़ के वो बन जाएगा मैथ ए, है ना, मैथ ए बन जाएगा। अगर एथ है तो एथ ए जुड़ जाएगा, प्रॉप ए जुड़ जाएगा, और बाकी इसी तरीके से नेमिंग होते रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखो आपको 2 टाइप के, मतलब 2 जगह पर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी करो भाई, इक्वल है, कहीं से भी कर लो। देखो यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 3, यहां से 4, सेम है। अब देखो इसकी नंबरिंग कितना आसान हो गया। अब इसकी नेमिंग भी आसान है। जैसे कि मान लो 4 कार्बन है, 4 कार्बन में वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन का? देखो ब्यूट, तो ब्यूट जोड़ा, प्लस में ए जोड़ना है भाई, प्लस ए यानी ब्यूटा बन जाएगा। एंड कहां पर है डबल बॉन्ड? एक 1 पर है तो 1 लिखो, एक 3 पर है तो 3 लिखो, प्लस फिर जाके क्या लिख दो?
डाइइन, ये बन गया आपका नाम। ओके, इजी था, इजी था। अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी नंबरिंग कहीं से भी कर लो। पागल हो क्या? अबे यहाँ पे डबल है या ट्रिपल है, कहीं से भी कैसे कर लोगे? कौन कह रहा है ये अफवाहें, कौन फैला रहा है? डबल से करो, ठीक है? तो डबल से देखो कैसे करोगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 6 के लिए क्या यूज करते हैं? फटाफट देखो 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 देखो, हेक्स। हेक्स के साथ जोड़ो क्या? आ मतलब आ जा रे। चैनल सब्सक्राइब करो आकर, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद क्या लगाना है? हेक्सा बन गया, हेक्सा। अब देखो पहला, तो पहले नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है एंड तीसरे नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 and 3 डाइइन, डाइइन करेंगे। देन उसके बाद देखो पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पे है आइन। अगेन इसको, सॉरी यहां पे लगाओगे। अगेन देखो एक चीज, वाई ई, वाई ई ड्रॉप कर दो ना जाने मन, क्या दिक्कत है? ड्रॉप करो, ड्रॉप करो और आगे चलो। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टर्ट वर्सेस नियो एंड आइसो वर्सेस सेक। अब ऐसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के लिए एक कॉमन नेम भी आ जाते हैं, तो वो यही तो है। देखो टर्ट में और नियो में क्या डिफरेंस है? सिंपल है, जब कार्बन से मान लो कोई मेन चेन है, यहां पे कोई प्रिंसिपल चेन होगी, ठीक है? ऐसे मान लो ये टर्ट ब्यूटाइल था ना, ये टर्ट ब्यूटाइल था, टर्ट ब्यूटाइल था ना, तो यहां से कोई प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा बना हुआ है, ठीक है? तो डायरेक्टली कार्बन से अगर 3 मिथाइल जुड़े हैं तो वो आपका टर्ट ब्यूटाइल हो जाता है। क्लियर? अगर ये नियो पेंटाइल कब बनता है? जब मान लो इस तरफ कोई पेंटाइल, मतलब कोई प्रिंसिपल चेन होगी, मेन चेन होगी, और पहला जो कार्बन जुड़ा होगा उससे आपके मिथाइल नहीं जुड़े होंगे या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़े होंगे, उसके बाद जो कार्बन से जुड़ा होगा ना उससे आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, वो कहलाएगा आपका नियो। यहां तो पेंटाइल है तो यहां पर नियो पेंटाइल हो गया। इनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। देखो ये वाला डायरेक्टली जुड़ा होगा किससे? प्रिंसिपल चेन से, है ना? लेकिन इसके बाद जो कार्बन है इससे आपके 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये आपका नियो हो गया। ऐसे इसके बाद कर लेते हैं टर्ट की। तो टर्ट में यहां पे मान लो यहां पे प्रिंसिपल चेन हो गया आपकी, और उसके बाद जो जस्ट कार्बन आएगा ना उस पे ही 3 जुड़ जाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इतना ही समझना है कि टर्ट और नियो में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही था कि यहां पर डायरेक्ट कार्बन से, मतलब ये कार्बन डायरेक्ट प्रिंसिपल से लिंक थी, प्रिंसिपल चेन से, और इससे ही 3 मिथाइल जुड़े थे। लेकिन यहां पर ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है प्रिंसिपल चेन से, बल्कि पहले बीच में एक और कार्बन की, मतलब एक और कार्बन है, उसके बाद ये जुड़ा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं आइसो और सेक में क्या डिफरेंस है। तो आइसो क्या है? आइसो भी कैसा है? सिंपल है। आइसो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है, जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है ना उसी से 2 मिथाइल एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं, वो होता है आपका आइसो। देखो ये आपका यहां वाला, ये वाला कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा है? प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से 2 मिथाइल आपके एड ऑन हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। बात करते हैं, ये देखो ये आइसोब्यूटाइल है। आइसोब्यूटाइल में क्या है? कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल था, यहां पर आपका एक और कार्बन बढ़ गया, एक और कार्बन बढ़ा दिया हमने, तो क्या बन गया आपका? आइसोब्यूटाइल बन गया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है? आइसोब्यूटाइल देखो यहां पर पहले क्या था, एक कार्बन जो जुड़ा हुआ था ना प्रिंसिपल चेन से, उससे 2 मिथाइल जुड़े थे। लेकिन यहां पे क्या चेंज है? यहां पे जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, ये प्रिंसिपल चेन है यहां पर, इससे जुड़ने के बाद भी एक और कार्बन आया, और देन जाके आपके 2 मिथाइल के ग्रुप आकर जुड़ रहे हैं। ओके, तो इतना ही डिफरेंस है, मतलब बीच में आपका एक और ऐसे ऐड होता जाएगा अगर आपको और आइसो के बनाने हैं तो, ठीक है? अब सेक ब्यूटाइल, तो सेक ब्यूटाइल में कुछ भी नहीं है भाई। सेक ब्यूटाइल में आपका ये चीज, आपके जो ग्रुप होते हैं, यहां पर एक आपका इथाइल जुड़ जाता है और एक मिथाइल जुड़ जाता है, देन आपका सेक ब्यूटाइल की फॉर्मेशन होती है। अब यहां खत्म हो गए रूल और बेसिक नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके फंक्शनल ग्रुप वाले नोमेनक्लेचर यानी आईयूपैक नेमिंग। तो एक एक करके मैं सारों के नाम बताऊंगा, जबकि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं पहले। मतलब हम बात करने वाले हैं अब सफिक्स 2 वाले जो फंक्शनल ग्रुप थे ना, जो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी, ठीक है? एक एक करके सबको देखेंगे और सबके एग्जांपल देखेंगे, देन हम आगे चलेंगे। तो बच्चों फटाफट से कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले आपके आईयूपैक नोमेनक्लेचर, है ना? ये भी आपको इजी ही कराऊंगा, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो।
प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए हैं, उसी हिसाब से अपन नोमेनक्लेचर भी करने वाले हैं। जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं, यहां पर आपका देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर आपका क्या एनहाइड्राइड है, फिर आपका एस्टर है, फिर आपका ऑयल क्लोराइड है, ठीक है, एंड देन आपका क्या आ जाता है, अमाइड आता है, उसके बाद एसिड अमाइड है, उसके बाद आता है आपका साइनाइड, देन आपका आ जाता है आइसोसाइनाइड, फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल एंड अमीन। ठीक है, तो इन सब की नेमिंग करेंगे एक एक करके। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है सामने, आपको पता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है ना, उसको करो डब्बे बंद। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद करो, इसको बंद कर लिया। अब जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनके कार्बन भी नंबरिंग में इंक्लूड होते हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखो यहां से आएगा पहला नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो आपको बता रखा है मैंने, याद करो याद करो, ये आपका प्रीफिक्स 2 है, याद करो, वो एल्कोक्सी वाला, और वो भी कौन सा है, मिथॉक्सी। तो चौथे नंबर पे इसका नामकरण क्या करेंगे, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी एंड कितने की चेन है, कितने की चेन है आपकी, ये 5 की। तो पेंट, पेंट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, 2 इन एंड 1 नंबर पे आपका क्या है, OIC एसिड। एक चीज और, O और इन हटा दो एक साथ, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। ये वाला आप खुद होमवर्क पे करना, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। अब चलते हैं एनहाइड्राइड के पास। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये सामने लिखा है, 2 बार लिख रखा है, एक वहां पर है यहां पर और एक यहां पर है। इसका होता है सफिक्स 2 ओइक एनहाइड्राइड, OIC एनहाइड्राइड यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जहां भी दिख जाए समझ जाना भाई एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है, ठीक है। और नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग के लिए आपके 2 ग्रुप बन रहे हैं, देखो एक इस तरफ वाला बन जाता है, ठीक है, और एक इस तरफ वाला बन जाता है, और ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं भाई, इसकी नंबरिंग इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है, यानी इसकी अलग इसकी अलग। देखो क्या करोगे, ये हो गया आपका 1, ये है 2, इधर से करो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा, इधर 2 कार्बन का है यानी 2 कार्बन का यानी एथेनोइक, एथेनोइक, फिर इधर देखोगे तो ये है आपका 3 कार्बन का यानी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, देखो ऑइक तो लगा दे, प्रोपेनोइक हो गया, बचा क्या एनहाइड्राइड, तो क्या लिख देंगे आपका एनहाइड्राइड। ओके गाइस, ये आपका नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ये वाला भी आप मुझे करके कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं एस्टर के लिए। तो एस्टर के लिए देखो, एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, सामने आपके एग्जांपल दिख रहा है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले भाई आपका काम ही होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के डब्बे में बंद करो, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा ग्रुप है। तो ये आपका एस्टर है। नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग भी आपकी यहीं से होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया आपके 6 कार्बन की चेन है, और कितने नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, देखो ब्रोमो कहां पर है, देखो पहले इसको बाद में देखेंगे भाई, इसको सबसे बाद में देखेंगे, पहले इसकी नंबरिंग कर लो। तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो एंड कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्स, हेक्सेन लगाओ, जस्ट हेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेक्सेन एंड उसके बाद कुछ है क्या, है ना भाई, ये रहा O8 कितने नंबर है 1 पे, तो 1 क्या आ जाएगा 1O8। ओके, अब उसके बाद देखो OE ड्रॉप करो। अब रहेगी बात कि भैया इस मिथाइल का क्या करें, ऐसे ऐसे छोड़ देगा, नहीं, इसको सबसे उठा के, ये ऐसा है ये कहता भैया मैं तो हूं कौन, मैं हूं दादा, मेरे को अलग से नाम दो, तो इसका नाम अलग से हम लिखते हैं आगे ले जाकर, सबसे हटाकर मिथाइल, ठीक है बच्चों। और ये आपका हो गया नंबर, मतलब ये आपकी हो गई नोमेनक्लेचर, ठीक है। याद रखना, पहले हम नॉर्मल इसकी पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, देन कहीं इसको उठा के लिखेंगे। यहाँ पे अगर इथाइल होता तो इथाइल को भी लिखते, प्रोपाइल होता प्रोपाइल लिख देते, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपको खुद करना है, ठीक है। सिमिलर होगा, सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, पहचान जाना, कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके, अब आगे चलेंगे तो एसिड क्लोराइड की बात करेंगे। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O एंड क्लोराइड, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड। नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले देखो ये रहा, मैंने क्या कहा फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में पकड़ लो,
क्या करो, पकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है। पकड़ने के बाद क्या करना है पकड़ने के बाद सबसे पहले उसको नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। तीसरे नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, तो 3 ब्रोमो एंड कितने नंबर की चेन है, 5 की। तो क्या लिखोगे, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, तो लिखोगे यहाँ पे पेंट। एंड उसके बाद इन आ रहा है चौथे नंबर पे, तो लिखो 4 इन। एंड इस पूरे ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड, तो यहां पे लिख देना आप कितने नंबर पर, 1 पे 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर O और E एक साथ, तो E ड्रॉप कर दो, आपका नाम हो गया, ठीक है, और आपका काम भी हो गया। अब आगे चलते हैं, एसिड अमाइड की बात करते हैं। तो एसिड अमाइड क्या है, इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए देखो ये वाला पूरा ग्रुप आपका फंक्शनल है, ये देखो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसकी नंबरिंग करेंगे ना, तो ये यहां से करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 अगेन 5 की चेन चल रही ज्यादातर, कोई बात नहीं। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो 4 पे ब्रोमो है, तो यहां पे कर लेते हैं 4 ब्रोमो 5 की है यानी पेंट। एंड उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, इन, तो यहां लगाओ बॉन्ड और 3 इन। एंड कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है आपका अमाइड, तो 1 अमाइड, ठीक है। फिर ए और ई अगेन आ गया, भाई काटते जाओ, जितनी बार ऐसा देखिए उतनी बार उड़ाओ, आपका आंसर अपने आप आएगा। साइनाइड की बात करते हैं, साइनाइड का फॉर्मूला ये होता है, जहां भी दिखे उसको पकड़ लो, ठीक है। अगेन फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लेना भाई। अब ये आ रहा है आपका, यहां से नंबरिंग करेंगे, देखो इसका है ना साइनाइड का कार्बन हम यूज कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। अगेन नंबरिंग करनी है, नंबर कर लिया हमने, नेमिंग करनी है। 4 नंबर पे आ रहा है आपका ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो 4 पे ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। देन अब बात करेंगे कितने पर, देखो भाई कितने की चेन, 5 की चेन है, तो 5 यानी पेंट। अब यहाँ पे 2 पर आ रहा है इन, और यहाँ पे 4 पर इन आ रहा है, तो यानी 2 4 डाई इन, ठीक है। और भाई 1 पर तो आ रहा है आपका साइनाइड, जिसको लिखते हैं नाइट्राइल, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 नाइट्राइल, ठीक है। अब ये चीज आपको खुद करनी है होमवर्क, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना ही बताना है किसी भी हाल में। अब बात करते हैं, अगला है आपका आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड के केस में नाइट्रोजन जुड़ा होता है कार्बन से, यहां देखो, तो इसका हम यूज नहीं करते, इसको काउंट नहीं करते नंबरिंग में, जस्ट फिर भी ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पकड़ लो। अब यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हो गई, नेमिंग कर लेते हैं। अब कितने नंबर पर क्लोरीन है, क्लोरीन है तीसरे नंबर पे, तो यानी 3 क्लोरो। एंड ये 5 की चेन है पेंट, कितने पर आ रहा है इन, 2 इन। एंड ये आपका नाइट्राइल कितने पे आ रहा है, मतलब आइसो नाइट्राइल कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 आइसो नाइट्राइल। एंड अगेन ई को ड्रॉप करो, आपका आंसर आपके सामने। ओके, अब फटाफट से और फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेते हैं, उनकी नेमिंग भी देख लेते हैं, एंड फिर देखेंगे अपन साइक्लिक कंपाउंड की और बेंजीन रिलेटेड वाली आईयूपैक नेमिंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बचे हुए कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की, जो भी आपके लिए आसानी होने वाली है, क्योंकि इजी ही समझाऊंगा। तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद करो, डब्बा इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ हो ना हो। अब मैंने बताया था कार्बन कंटेनिंग जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, वो सारे के सारे कार्बन आपके नंबरिंग में यूज होते हैं। तो ये आपका हो गया नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये 5। इसकी नेमिंग अगर करने जाएंगे तो क्या आएगा आपका, तीसरे नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो कितने नंबर की चेन है, 5 की, तो पेंट, ठीक है, 3 ब्रोमो पेंट। एंड उसके बाद आप लिखोगे क्या, 4th नंबर पे आपका इन है, 4 इन एंड 1 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, अल, ठीक है। ए और ई अगेन ड्रॉप करो। अब चलिए बात करते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन का भाई बचपन से पढ़ता रहो, 10th क्लास में पढ़ा ही था, ठीक है, तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं देंगे इसके ऊपर, इजी सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से ही करेंगे। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को डब्बे बंद करो सबसे पहले, तो है ना। अब नंबरिंग कहां से करनी है भाई, वहां से करनी है जैसे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है, 6 है, तो सबसे पहले लिखो हेक्स। एक चीज मत भूलना,
डबल बॉन्ड 2 बार है, यानी ए जुड़ेगा। उसके बाद अब कहां पर आपका क्या है, देखो यहाँ पे 1 नंबर पे आपका इन है और यहाँ पे 5th नंबर पे, तो 1 एंड 5th डाई इन, और आपका तीसरे नंबर पे आपको ओन मिल रहा है। तो बस आप खत्म करो इस चीज को, एंड ओ और ई एक साथ नहीं होते तो ई को ड्रॉप करो। अब बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का आपको पता ही है भाई, कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे, डब्बे में बंद करो इसको पहले, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6, सेम अगेन 6 कार्बन का है तो हेक्स, और डबल है बॉन्ड तो हेक्सा, एंड 1 पर आ रहा है आपका इन, एंड दूसरा आ रहा है 5 पर तो डाई इन, एंड आपका अल्कोहल तीसरे नंबर पे तो 3 ओल, बट यहाँ पे ओ और ई एक साथ तो हटाओ इसको, आपकी नेमिंग इसकी भी हो गई। अब बात करते हैं आपका थायोल की। थायोल का फॉर्मूला होता है एसएच होता है और इसका सफिक्स यूज होता है थायोल ही होता है, ठीक है। आपके सामने कुछ फॉर्मूला दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे नंबरिंग, वहां से जहां से इसको सबसे कम नंबर मिले, यानी सामने आपके 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर है ब्रोमो, तो लिखेंगे यहां नाम लिख लेते हैं 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, देन आपका 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो। उसके बाद आपका कितने नंबर पे आ रहा है भाई, देखो कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्स, हेक्स, और ये सारे के सारे सिंगल है ना भाई, तो हेक्सेन लगाओ और 3 नंबर पे लिख दो आपका थायोल, और ये आपकी नंबरिंग हो गई। क्लियर, ये वाला आप खुद करके दिखाओगे, कमेंट में आंसर दोगे। आगे चलते हैं, अगला है आपका अमाइन का क्वेश्चन, ठीक है। सफिक्स यूज होता है, अमाइन यूज होता है, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां से इसको कम नंबर मिले यहीं से, यानी ये हो गया आपका 1 2 3 4। दे सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है क्लोरो, यानी 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 4 है तो आप लिखोगे ब्यूट, ब्यूट, एंड कितने पे, 3 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 3 नंबर पे आपका आ रहा है इन, तो 3 इन, एंड आपका 1 अमीन, 1 अमीन। ओके भाई, अमीन लिख लेना, बाकी थोड़ा सा जगह कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आप खुद करना और आंसर बताना। अब बात करते हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करना होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना होता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके नंबर, जिसमें ज्यादा नंबर हो, ठीक है, यानी जिसके अंदर चाहे रिंग हो या फिर सिंगल स्टेट चेन हो, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसकी प्रायोरिटी, ठीक है। तो एक चीज और लिख रखा है यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम देन प्रायोरिटी विल बी, रिंग को देंगे और चेन को नहीं देंगे। एग्जांपल के लिए आपके सामने एक कंपाउंड है, अगर इसकी नंबरिंग देखो भाई, देखो ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन इसके अंदर आपके पास रिंग में देखो ज्यादा है, ठीक है। तो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, चेक करो पहले, क्या पीएफजी है, नहीं है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, एमबी है, नहीं है, तो क्या किससे चलेंगे हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां ज्यादा है तो भैया यहां से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या लिखोगे इसका नाम, साइक्लोब्यूटेन। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। सेम, क्या यहां पे पीएफजी है, नहीं है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, यानी थर्ड प्रायोरिटी से चलना पड़ेगा। देखो किसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो 1 2 3, ठीक है ना भाई। तो इसके अंदर ये आपकी साइड चेन बन जाएगी दोबारा से। तो ये कितने पर आ रही है, 1 पर, तो लिखोगे 1 इथाइल साइक्लो, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसकी बात कर ले तो यहां पर देखो ये वाला केस है जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं चेन से अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। यहां पर भी 3 कार्बन है, यहां पे भी 3 कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग को देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या नाम लिखेंगे हम, ये आपका प्रोपाइल है तो ये लिखेंगे 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल एंड साइक्लो प्रोपेन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक ये आपकी नेमिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं चौथे की। अब चौथे में देखो भाई, सबसे पहले चेक करो क्या पीएफजी है, पीएफजी है तो नंबरिंग कहां से होगी, ये अब बन जाएगा आपका साइड चेन और ये आपकी बन जाएगी मेन चेन। तो नंबरिंग कर लो 1 2। तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 2 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि देखो प्रोपाइल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन थे और इस साइकिल की फॉर्म में तो इसलिए साइक्लो प्रोपाइल। एंड आपका ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर आपका आ जाएगा इथेनोइक, या फिर ऐसे लिखो इथेन, इथेन सिंगल बॉन्ड है इथेन, एंड 2 OIC एसिड।
O और E एक साथ है तो उसके लिए E ड्रॉप कर दो। अब पांचवा केस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करो कि क्या इसके अंदर आपको PFG देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है भाई, ये रहा PFG। तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग देखो ये अब आपका साइड चेन बन गया, सॉरी अब यहां से नंबरिंग कर लो कितने नंबर पे आ रहा है भाई, ये तो स्पेशल केस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी था। हमने यहां से क्यों नहीं गए, हम इधर से इसलिए गए क्योंकि यहां पर आपका डबल बॉन्ड भी है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो करो इसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग कर लिया हमने। अब कितने कार्बन है, 6 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्स कितने पर आ रहा है, इन 2 पर, यानी 2 इन एंड 1 ऑल। ये O और E एक साथ है तो E को ड्रॉप करो, ये आपका नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। अब इसकी बात कर ले तो भाई यहां पर तो आपको दिख ही रहा है 2 PFG है, 2 PFG है। कहीं से भी नेमिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6 कर लो, चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है। तो आपका क्या है, इसका नाम क्या करोगे, साइक्लोहेक्स, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है भाई सारे के सारे, तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और कहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप है, एक 1 पर और एक 4 पे, तो क्या लिखोगे 1 and 4 आपका ओइक एसिड, ठीक है 1 and 4 ओइक एसिड। और ये O और E तो यहां से E ड्रॉप करो, आपका नाम आ गया साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओइक एसिड। सॉरी यहां पर आपका डाई आएगा क्योंकि 2 जगह आ रहा है ना, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, डाई लगाओगे, ठीक है भाई, डाइओइक एसिड। तो ये था हमारा साइक्लोहेक्सेन, सॉरी तो ये था हमारा आपका फंक्शनल ग्रुप और साइक्लो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। अब बच रहा है हमारा बस एक बेंजीन वाले नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो उनको भी देखेंगे फटाफट से और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमेरिज्म एंड अदर टॉपिक। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं फटाफट से आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, है ना। तो बेंजीन डेरिवेटिव के भी कुछ कॉमन नेम आ जाते हैं, जिनमें से आपके कुछ मैंने एग्जांपल में लिख रखे हैं, कुछ आपको बुक में मिल जाएंगे, वहां देख लेना। जैसे कि मान लो अगर बेंजीन के ऊपर आपको इस तरीके से एक सीधी लाइन मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम होता है टॉलिन, या आप इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हो, आप इसको लिख देना यहाँ पे 1 नंबर 1 मिथाइल आपका बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक। दूसरा आपका यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे ग्रुप मिल रहा है जो है आपका O एंड मिथाइल, यानी याद करो ये एल्कोक्सी ग्रुप है। और एल्कोक्सी ग्रुप के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका अगर मान लो मैथ जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, एथ तो एथॉक्सी हो जाएगा। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम है आपका एनिसोल। और यहां पर अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो आपका अमीन, तो ये कहलाता है आपका एनिलीन, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे OH जुड़ा है तो ये फिनॉल कहलाता है। यहाँ पे अगर आपका ओइक एसिड जुड़ा है तो ये कहलाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम है, ये तो आपको पता होंगे, नहीं पता तो एनसीईआरटी में देख लेना, ये आपको गिने चुने वहां पे मिल जाएंगे। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है वो देखना होता है। मान लो नेमिंग करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने यहाँ पे सामने, अब कैसे करेंगे, हर एक नेमिंग अलग होगी यहाँ से, मतलब हर एक नेमिंग एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर आपको कहीं पर अगर आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो आप जानते हो कि प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा ये कहता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है अपने पास, तो नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से। तो इसको देंगे नंबर 1, ओके। अभी बाहर का है, देखो भाई अभी ये रिंग के बाहर है, तो ये नहीं है कि आप इसके भी नंबर को काउंट कर लोगे तो बेकार है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो आप नंबरिंग करोगे यहां से नंबर 1। अब मुझे ये बताओ इसके बाद आप कहां जाना प्रेफर करोगे, आप इधर चलोगे, आप मतलब बताओ आप मुझे, आप इस साइड से जाओगे या फिर आप अपोजिट तरफ से जाओगे। तो देखो अगर मैं आपके अकॉर्डिंग, मान लो कोई कह रहा है कि भैया हम यहां से चलेंगे 1 2 3, तो आप खुद सोचो कि 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका ये एल्डिहाइड आ रहा है और 4 5 6, छठे नंबर पे आपका ये नाइट्रो आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। आपको कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम नंबर के हिसाब से आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो, आपका ये आएगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। देखो यहां पर आपको ये 2 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, ये 4 पर, ये 5 पर और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहां पर नाइट्रो को भी कम नंबर मिल गया और आपके एल्डिहाइड को भी कम नंबर मिला है। तो इसका अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी आपकी, कुछ इस तरीके से लिखोगे आप। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है नाइट्रो,
5वें नंबर पे आ रहा है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड का यहाँ पे कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम एल्डिहाइड ना लेकर इसको यूज करेंगे, इसका नाम फॉर्माइल। तो ये हो जाएगा आपका 5, इसको अब आप ऐसे ले सकते हो 5 फॉर्माइल 2 नाइट्रो एंड आपका ये क्या है, बेंजोइक एसिड। ये आपकी नेमिंग हो गई ये आपकी नेमिंग हो गई बच्चों, ठीक है, ये नेमिंग हो गई। अब देखो आपको सेकंड दिख रहा है, सेकंड भी क्वेश्चन आपके सामने है। अब सेकंड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये रहा भाई फंक्शनल ग्रुप, ये रहा। इसकी नेमिंग तो आप आसान से कर लोगे, अगर आपने ये कर लिया ना तो ये भी कर लोगे। नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग यहीं से होगी, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखो चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, चौथे नंबर पे 2 कार्बन वाला है, तो यानी ये आपका इथाइल है, इथाइल, तो यानी 4 इथाइल एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। या आप चाहो तो ये कॉमन नेम यूज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बेंजोइक एसिड था यहाँ पे, बेंजोइड क्यों लिख रखा है। चलिए बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये वाला केस है जब आपके बेंजीन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तब क्या करना होता है, सिंपल सी बात है भाई, इस तरीके से नंबरिंग करो कि दोनों को कम नंबर मिल जाए। अब ऐसा मत करना कि आपने यहां से 1 कर दिया, यहां से 2 3 4 5 6, तो इस छठे नंबर पे आएगा। तो ऐसे नहीं करके हम क्या करेंगे, इसको 1 दिया तो इसको 2 देंगे, ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब सिंपल सी बात है भाई, ये वाला आपका बेंजीन की रिंग है, तो आप क्या करोगे, इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका बेंजीन 1 and 2 डाई, और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, तो आप क्या लिखोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी, क्या है ये, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात कर लेते हैं, आपका एक ओपी पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। मान लो कि अगर आपके हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल, ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट, ठीक है। मान लो कि आपके पास रिंग भी है और एक ओपन चेन भी है। अब ओपन चेन में आपको अगर इथाइल और ओपन चेन में अगर आपको इथाइल और मिथाइल मिल रहे हैं, तो उनको छोड़कर आप रिंग को नंबरिंग करोगे, मतलब आप रिंग की नंबरिंग करोगे। लेकिन अगर आपको इथाइल और मिथाइल के अलावा प्रोपाइल ब्यूटाइल ये मिल रहे हैं ना ओपन चेन में, और साथ में रिंग भी है, तो आप नंबरिंग करोगे किसकी, ओपन चेन की, और जो रिंग है वो आपका साइड चेन बन जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मिथाइल पार्ट है, तो मैंने अभी बताया कि अगर ओपन पार्ट में मिथाइल या इथाइल आ जाए तो आप उसे साइड चेन मानोगे। तो ये आपका साइड चेन है, ये आपकी साइड चेन हो गई, और ये आपका बेंजीन है। तो क्या लिखोगे, नंबरिंग यहां से कर लो 1, तो आपकी नंबरिंग, आपकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 मिथाइल बेंजीन। और अगर आप सेकंड एग्जांपल गौर से देखते हो, तो सेकंड एग्जांपल में आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, और आपको मैंने अभी बताया कि अगर ओपन पार्ट में इथाइल और मिथाइल से ज्यादा कार्बन की चेन आ जाए तो हम उसकी नंबरिंग करते हैं, और बेंजीन क्या हो जाता है, साइड चेन की तरह काम करता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है बेंजाइल, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखोगे आप इसे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड 2 फिनाइल एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो ये थी हमारे बेंजीन डेरिवेटिव्स की भी आईयूपैक नेमिंग, ओके। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। आईयूपैक हमने पूरे कर लिए, जितने भी आपके पॉसिबल टाइप बनते हैं वो सारे हम देख चुके हैं। बस आपको करना ये है कि एनसीईआरटी उठाना, और जितने भी उसके अंदर एग्जांपल दिए होंगे ना आईयूपैक के, वो आप अपने आप से कर लेना। और कोई भी डाउट रहे तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में आके उसको पूछ सकते हो, मैं उसका भी जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, जहां पर ये लिखा जाता है, जहां पे डेफिनेशन होती है, द कंपाउंड विच हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, उनको अपन आइसोमर्स कहते हैं। एंड इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म अपने को
दो टाइप के देखने को मिलते हैं यहाँ पर, मतलब 11th क्लास में आप दो टाइप का आइसोमेरिज्म देखने वाले हो। एक देखोगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा देखो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर आप देखोगे चार टाइप, चारों के चार देखेंगे, और फिर स्टीरियो में देखोगे आप दो टाइप। ठीक है, चार कौन कौन से हैं? पहला चेन आइसोमेरिज्म है, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फिर फोर्थ नंबर पे आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, अब बात करें अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसके अंदर दो टाइप आ जाते हैं स्पेशल केस, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब फटाफट से इन सारे टाइप को देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी? कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके टाइप देखने, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना आराम से। चेन आइसोमर, अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट साइड चेन। यानी सिंपल सी बात है कि ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होंगे लेकिन साइड चेन डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया है मैंने आपका पेंटेन का। अब पेंटेन का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जनरली आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, और भाई आइसोमेरिज्म में ना नेमिंग करके देख लिया करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आपके जो क्लास के लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि इसका आइसोमर बना के दिखाओ, और आइसोमर बना के दिखाओ उसमें भी बोल देगा चेन आइसोमर बनाओ या पोजीशन आइसोमर बनाओ, या फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये दो कंपाउंड है, बताओ इनमें से कौन सा पोजीशन आइसोमर है और कौन सा चेन आइसोमर है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब जैसे इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे चेन 3 कार्बन की चेन सबसे लंबी है और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन सबसे लंबी है। ठीक है, यहाँ पे साइड चेन आपकी एक सिंगल मिथाइल है, यहाँ पे साइड चेन आपके 2 मिथाइल के ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया आपका चेन आइसोमर। ओके, अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमर की। तो पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहती है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच। यानी जो पोजीशन होगी ब्रांच की, जो साइड चेन होती है ना, या ब्रांच कुछ भी बोल लो आप, बस वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए ब्रांच, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उनकी जो पोजीशन होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया किसका? C4H8, C4H8 यानी ब्यूटीन की बात कर रहे हैं। तो ब्यूटीन में देखो एग्जांपल क्या बन सकता है? आप ये डबल बॉन्ड एक बार यहां लगा दो तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 नंबर पे आपका इन आ रहा है ना, ये भी फंक्शनल फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको, यही फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, इस वाले की बात करें तो यहां पर नंबरिंग करोगे तो यहां से कर लो 1 2 3 4, अब यहां से करोगे तब भी 1 2, तो यहां पर दूसरे नंबर पे आपको इन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आपके पोजीशन आइसोमर। अब बात करते हैं वही फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि देखो यहाँ पे एक आपको दिया है C3H6O, अब वो कह रहा है कि इसके दो आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बना के दिखाने। तो देखो इसके अंदर आप कीटोन भी बना सकते हो और एक एल्डिहाइड बना सकते हो। अब अगर गौर से देखो कार्बन 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 है, और बाकी 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 3 ऐसे लग जाएंगे, बाकी बचा आपका O, तो ये आपका बीच में कीटोन में आ गया। ठीक है ना भाई, इसकी बात कर ले तो यहाँ पर भी देखो यहाँ वाला ये आपका हो गया एल्डिहाइड, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ लग जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ लग जाएंगे आपके 3 हाइड्रोजन, और एक ये रहा 6 हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली मान लो आपको बोल रहा है ब्यूटीन, ब्यूट डाइइन और ब्यूटाइन, तो ये भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो बना के देख लो, ये दोनों आपके क्या आएंगे? आइसोमर ही आएंगे, वो भी फंक्शनल आइसोमर। बात करते हैं मेटामेरिज्म क्या होता है। तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो वाले होते हैं जिनके बीच में मान लो ऐसा O आ जाता है या डबल बॉन्ड डबल ट्रिपल O आ जाता है, जैसे कि एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, वो सारे पढ़े थे ना अपने फंक्शनल ग्रुप, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसकी बात करूं, यहाँ पे दिया है आपका फॉर्मूला C4H10O, तो इसका क्या बना सकते हैं अपन? दो तरीके से इसकी नेमिंग हो सकती है अगर नेमिंग करने की बात आती है। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये आपका क्या है? एस्टर है, एस्टर यूज करा गया है। अब एस्टर में आप नेमिंग क्या कर सकते हो? यहां पर आपका एक प्रोपेन है, देखो ये प्रोपेन है और यहाँ पे ये साइड चेन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसकी नेमिंग करने के लिए तो आप ये भी कर सकते हो, ये मिथॉक्सी बना दो, मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, मिथॉक्सी प्रोपेन बन गया। और इधर बात करेंगे तो ये आपका देखो यहाँ पे इथाइल है और ये भी इथाइल है, लेकिन चेंज नहीं होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भाई, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका होता है मेटामेरिज्म। क्लियर?
तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां बनता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी डबल बॉन्ड होगा किन किन के बीच में, या तो कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। अब ये बनता क्या है, बनता किस वजह से, उसका रीजन भी है अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड दीज मॉलिक्यूल। इनके बीच में ना रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, ये घूम नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसे है ना जुड़ा हुआ, अगर आप उसे रोटेट करोगे तो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से वो कंपाउंड ही नहीं रहने वाला। अब यहाँ पर कुछ टाइप आते हैं। टाइप देखो क्या है पहला, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया, सी के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला। अब यहाँ पे देखो पहली बात, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पता कैसे लगाते हैं कि चारों तरफ ये और ये दोनों तरफ के ग्रुप है ना, ये दोनों तरफ के ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, यानी जीआई बनता है। ठीक है, तो अगर आप सबको बोले कि क्या ये एक जीआई एग्जिबिट कर रहा है, तो हाँ भाई इट इज अ जीआई, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली यहां की बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, नाइट्रोजन के पास खुद एक लोन पेयर होता है जो कि एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। बाकी एक फंक्शनल ग्रुप यहां पर आप लगा लेना, एक यहां पर आपका मिथाइल है और एक यहां पर आपका हाइड्रोजन है। तो क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है? बिल्कुल। देखो इस कार्बन के ऊपर भी दोनों ग्रुप अलग हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी दोनों ग्रुप अलग है, जिसकी वजह से ये भी एक जीआई एग्जिबिट करेगा। अब बात करते हैं इसमें सिस और ट्रांस क्या होता है। देखो कभी भी है ना, कभी भी अगर आपको सेम साइड, देखो यहां पर मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, दोनों कार्बन पे अगर सेम साइड सेम ग्रुप आ जाए ना, और देखो इधर भी देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है इस तरफ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सिस स्ट्रक्चर, सिस। और अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो यहां पर आपका दोनों साइड, मतलब दोनों साइड आपको डिफरेंट, यहां पर देखो ये रहा मिथाइल अपोजिट और ये रहा हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो ये आपका ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है, अब फटाफट से आप इसको नोट कर लो, बाकी टॉपिक पे अपन देख लेते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास एक अटैकिंग रिएजेंट आता है, और वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है, देन आपका प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट में आपका कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, और रेडिकल हो सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है, बॉन्ड फिजन नाम से आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। अब हेट्रोलिटिक के अंदर दो एग्जांपल आते हैं। पहला कि मान लो आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, और आपका जो ये Y है ना, ये Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू X, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और ये X जो है ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, और ये जो X है ना, यही इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, अब कार्बोकेटायन ये बन गया। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिखा यहाँ पर CH3 प्लस में Br, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा CH3 एंड Br। अब Br जो है ये मोर नेगेटिव है देन कार्बन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, ये खुद आपका नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यही चीज आपकी क्या कहलाती है, ये बन जाता है आपका कार्बोकेटायन, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। ये ऐसे नहीं रह सकता है, किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव तो है ही, उसके साथ अनस्टेबल होता है। एंड जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होगा, मान लो मैंने और इसके साथ कोई हैवी ग्रुप जोड़ दिया है ना, इसके साथ मैंने 2-3 और कैसे जोड़ दिए, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो आपसे ये ऑर्डर पूछा जाएगा, कार्बोकेटायन का ऑर्डर पूछे जनरली, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल मिथाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा CH3 CH2 के ऊपर आपका क्या है, आपका प्लस चार्ज, देन आपका ये सेकेंडरी कार्बन वाला है, और ये आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है। आपको ऑर्डर क्या याद रखना है, ऑर्डर याद आप ऐसे रख सकते हो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो आपका टर्सरी वाला है, देन आपका सेकेंडरी स्टेबल है, देन आपका प्राइमरी स्टेबल है। अब बात करते हैं कि कार्ब एनायन कैसे बनता है। सेम एग्जांपल, मान लो आपके पास क्या है, एक X है और एक Y है, कंपाउंड है, जिसमें से इस बार आपका जो X है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ना बॉन्डेड में, वो अपनी तरफ खींच लेगा डेंसिटी को, जिसकी वजह से ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, और ये आपका क्या है, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन है ये। अब इसका ऑर्डर आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका ऑर्डर डायरेक्ट याद रखना कि क्या पहले, सबसे पहले आपका मिथाइल कार्ब एनायन, देन आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है, ये याद कर लेना। इधर याद करना चाहो तो इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख ले, अगर इधर याद करना चाहो तो और अलग तरीके से ये लिख लेना 321, यानी पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी,
फिर प्राइमरी, 321 है ना, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और यहां याद कर लेना आप 123 है ना, 1 2 3, जिसकी वजह से आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब कि आप कुछ नहीं, दोनों कंपाउंड के मतलब दोनों एलिमेंट के बीच में इसको डायरेक्टली तोड़ दो, बॉन्ड को दोनों को तोड़ दो और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। ये दोनों फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है आपके कार्बोकैटायन की तरह। तो इसमें भी आपको ऑर्डर क्या याद रखना है, ऑर्डर सिमिलर है 3 2 1 3 2 1, यानी टर्सरी पहले फिर सेकेंडरी फिर आपका प्राइमरी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी है, देन आपका सेकेंडरी है, फिर आपका प्राइमरी है, और ये तो भाई आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसे कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, मतलब इनके पास मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है आपका कार्बोकैटायन हो सकता है, ठीक है, NO2+ हो सकता है, एटसेट्रा, ऐसे भी है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन करते हैं मतलब किसी पे अटैक करके उससे इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जो पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा, कह रहा है मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, ले जाओ मेरे से। ठीक है, वो डोनेट करने के लिए ही बैठा है कि आओ मेरे से इलेक्ट्रॉन आप ले जाओ, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। अब जिस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो इस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कुछ इफेक्ट आ जाते हैं चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में आप 3 टाइप के इफेक्ट पढ़ने वाले हो। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आप पढ़ोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा पढ़ोगे आप रेजोनेंस इफेक्ट। इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पढ़ लो एक बार। इन पोलर कोवलेंट, ये हमेशा पोलर कोवलेंट में ही होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पाया जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है CH3 CH2 एंड क्लोरीन। आप सब जानते हो क्लोरीन जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और इसको दिखाने का तरीका, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने का तरीका होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे आप माइनस दिखाओ, माइनस डेल्टा, बाकी जहां से जा रहा है वहां प्लस एंड प्लस, डबल डेल्टा करके वहां पे प्लस दिखा दो। ठीक है, ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ये कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस मतलब दूर जाता है, मान लो यहाँ पे एक और कार्बन चेन लगा दूं तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट दिखाता है, यानी कि ये चार्ज है ना हमेशा के लिए नहीं है, ये पार्शियली बन जाते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं ये ऑपरेट होता है टू सिग्मा बॉन्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही आप दिखाते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे डबल होगा तो डबल बॉन्ड में आप रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं 2 टाइप के, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, तो देखो पॉजिटिव में क्या होता है, ग्रुप हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन, उसे क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पहले से ही मौजूद है, उन्हें क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे ही ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, तो ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये ऐसा ग्रुप है अगर ये किसी के साथ जुड़ गए, किसी कंपाउंड के साथ, तो ये उसमें से भी इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेंगे, अपने पास रख लेंगे। समझ रहे हो, ये वाले ऐसे कि दे देंगे कि जा ले जा, मेरे पास तो बहुत है, लेकिन ये ऐसे हैं कि खींच के अपने पास रख लेंगे, कहेंगे मेरे को चाहिए। ओके, तो ये 2 इफेक्ट है। बाकी इनके लिए ना, इनकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, वो आप याद कर लेना क्योंकि वो थोड़ी लेंथी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहला एप्लीकेशन यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं ये समझ के चलो। आपको है ना क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन देंगे और कहेंगे इन चीजों को है ना कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या
कार्बन आयन के बेसिस पे, उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे रीअरेंज करो, है ना। तो आप ये चीज रट लो, याद कर लो, है ना, और उसी के हिसाब से आपको आंसर आप दे पाओगे। सबसे बड़ी बात, जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है और फ्री रेडिकल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/- आई इफेक्ट के, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे याद करोगे, देखो ऑर्डर में लिख दिया है कि टर्सरी, मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, इस टाइम पर अपन ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते। तो सिंपल सी बात, ये आप ऑर्डर याद कर लेना, जो भी टर्सरी कार्बोकेटायन होगा या टर्सरी आपका रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल, इससे पहले मैं समझा चुका हूं क्या होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन का इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, जैसे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव आई इफेक्ट के, एंड इनवर्सली होता है प्लस आई इफेक्ट के। और इसका ऑर्डर भी कैसा होगा, इस वाले का अपोजिट कर देना। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी की, देन सेकेंडरी की, देन टर्सरी की। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे ये जस्टिफाई करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका माइनस आई इफेक्ट के, एंड इनवर्सली होता है प्लस आई इफेक्ट के, है ना। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपका बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्स होता है वो माइनस आई इफेक्ट के। ऑर्डर मैंने सामने लिख दिया है। मान लो अगर गैसेस स्टेट में पूछ रहा है, तो आपका टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आपको याद रखना है भाई। ये चीज आप है ना ओपी पॉइंट में डाल लो कि आपको ये चीज याद रखनी है, चाहे ये हो या ये हो या फिर ये या ये ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम, अगर मान लो आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, चारों में मिथाइल ही है, मतलब एल्काइल की जगह पर मिथाइल लगा रखा है, तो आपको ये देखना है, और वो भी कंडीशन क्या होनी चाहिए एक्वस मीडियम के लिए। तो आपको याद रखना है 213 एंड अमोनिया, 213 मिथाइल के लिए, और इथाइल के लिए क्या याद रखना है आपको 231, यानी 213 और 231। ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। अब बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस सबका दिमाग खराब करने वाला टॉपिक आ चुका है। रेजोनेंस होता क्या है, व्हेन सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी, देन 2 और मोर स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। यानी सिंपल सी भाषा में कहें, अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर, मतलब एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो जाकर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी में बात करते हैं, देखो आपके सामने दिख रहा है ये बेंजीन है, इसकी एक इस डायग्राम से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, इसीलिए हमने दूसरा बनाया, और एट द एंड में हम इसको दिखा रहे हैं कि भाई एक बीच में सर्कल बना दो। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस बनाते कैसे हैं वो देखो, आपके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर चला जाएगा यहां पर, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर। क्लियर है भाई, ये वाला आपका ये आपका लोन पेयर चला गया सिंगल बॉन्ड पर, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से डबल बॉन्ड हटकर चला जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसको अपन मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये होता क्या, ये देखो, पोलैरिटी डेवलप्ड विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू 2 पाई बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम। सिंपल सी बात यह है कि 2 पाई बॉन्ड की वजह से या पाई बॉन्ड और लोन पेयर की वजह से क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, उसी को अपन रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। कितने टाइप का होता है ये 2 टाइप का होता है, जिसको अपन प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। मतलब जनरल से बात करूं तो प्लस आर और माइनस आर, है ना। अब एम अगर आपने मीजोमेरिक बोला तो प्लस एम और माइनस एम हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, इफ वन एटम और ग्रुप डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई एटम या ग्रुप p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, डबल बॉन्ड को या फिर बेंजीन रिंग को, तो आपका प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, यहां पर क्या ये लोन पेयर है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर को हमने डोनेट कर दिया सामने, और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, आपको देखने को मिलेगा CH2 के ऊपर ये लोन पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट क्या है या फिर माइनस एम इफेक्ट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इफ एन एटम और ग्रुप विड्रॉ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, यानी कि
कोई ऐसा ग्रुप या एटम जो डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग में से ही इलेक्ट्रॉन ले ले, वो भी p ऑर्बिटल के, तो उसे हम कहते हैं, तब हम कहते हैं कि वहां पर माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट देखने को मिला है। इसका एग्जांपल सामने है आपके, तो ये सामने देखो। अब इस केस में कैसे करेंगे, अब मान लो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस तरफ, और ये जो आपका डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर बना के, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, A सिंगल बॉन्ड, एंड यहां पर आ जाएगा आपका लोन पेयर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो आपका ये A था, ये जो A था, ये A क्या है, ये A आपका प्लस M ग्रुप है। और अगर इसकी बात करो तो यहां पर ये जो आपका AB है, यहां पर AB आपका माइनस M ग्रुप है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पॉजिटिव में मतलब प्लस आर इफेक्ट में या पॉजिटिव एम इफेक्ट में आपका ये डायग्राम है, कैसे बनाना है आप समझ जाओ। और यहां पर दूसरा है नेगेटिव आर इफेक्ट या नेगेटिव एम इफेक्ट। अब कैसे बनाना है वो देखो, पहले क्या होगा, यहां पे लोन पेयर, तो मैंने कहा लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देता है, मतलब लोन पेयर कहां जाता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के पास चला जाता है। देखो यहां से ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहां पर, इस वाले पार्ट पर। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, ये ऑर्थो होता है। ठीक है, देखो मैंने लिख रखा है, ये वाला पार्ट एक बेंजीन है, बेंजीन में ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप को छोड़ दो ना, तो बाकी की साइड ये ऑर्थो कहलाती है, ये मेटा कहलाती है, ये पैरा कहलाती है। ठीक है, तो यहां से डबल बॉन्ड उठ के चला गया, शिफ्ट हो गया कहां पर, ऑर्थो वाली साइड पर। अब ऑर्थो पर आपका चार्ज बन गया। अब उसी तरीके से ये वाला पूरा चार्ज इस वाले पार्ट पे जाके बॉन्ड बनाएगा, और यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां से फिर ये इधर शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड टूटकर यहां पर आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे जाके बॉन्डिंग करेंगे, और जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड अगेन टूटकर ऊपर चला जाएगा, और आपका ये पूरा प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। सिमिलरली आपका माइनस आर इफेक्ट है। देखो मैंने बताया था, प्लस आर इफेक्ट में कोई ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे कि यहां पर आपका NH2 डोनेट करने वाला है। सिमिलरली माइनस आर इफेक्ट में मैंने बताया था कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, देते नहीं है, ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहां से डबल बॉन्ड सीधा यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से ये इधर चला जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है, जिसकी वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और वो खींचेगा तो जिसकी वजह से इस बॉन्ड को मजबूरन वहां जाना पड़ेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और इस तरीके से आपका ये माइनस आर इफेक्ट भी बनता है। ओके, तो अब चलते हैं फटाफट से हाइपर कंजुगेशन की तरफ और इस चैप्टर को सम अप करते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं अपना हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। और यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो भी दिख रहा है वो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, देखो कंडीशन, पहला कि जो आपके अल्फा कार्बन होते हैं वो sp3 होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन किसका बनाएंगे, आपकी बुक में किस किसका दे रखा है डायग्राम हाइपर कंजुगेशन, एक तो कार्बोकेटायन का दे रखा है और एक एल्कीन का दे रखा है। कार्बोकेटायन का मान लो आपको हाइपर कंजुगेशन बनाना है, इसका बनाना है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन है। अब क्या है, अब आप गौर से अगर देखोगे तो गौर से देखना, यहां पर इस चीज को है ना, ये आपका कार्बोकेटायन है, इससे जस्ट जो लगा हुआ कार्बन होता है, जो जस्ट इसके लगा हुआ, इससे चिपका हुआ जो है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं ये सारे आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब देखो आपका इसका मान लो इसका आपको कंजुगेशन बनाना है, इसका आपको क्या बनाना है, कॉन्जुगेशन बनाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कैसे बना सकते हैं भाई, कैसे बनाएंगे, देखो जाने के लिए ये वाला भी अपना ये ड्रॉप कर सकता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मतलब ये वाला बॉन्ड यहां चला जाए और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ड्रॉप करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन भी यहां पे जा सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ये निकल सकता है। ठीक है, और एक और तरीके से हो सकता है ये वाला भी अपना देकर यहां पे डबल बॉन्ड बनाकर आपका हाइपर कंजुगेशन बना सकता है। तीनों डायग्राम देखते हैं। मान लो पहले इस वाले ने दिया, ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां पर देखो, अब यहां पर आपका आप लिख सकते हो H+ आयन अलग हो गया। सिमिलरली मान लो मैं बना रहा हूं इस वाले के लिए कि इस वाले ने ये वाला हाइड्रोजन, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, शिफ्ट हो गए, इस कार्बन ने इधर ले लिया अपना इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहां पर आपका H होगा और एक H यहाँ पे होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, फिर तो प्लस आयन। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपको अब नीचे वाला, ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अलग हो जाएगा और यहां पर फिर से डबल बॉन्ड आएगा। देखो किस तरीके से डबल बॉन्ड CH2 एंड H
और H। तो आपको टोटल कितने यहाँ पे मिले? टोटल आपको मिले 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और आपको डायरेक्ट बताता हूं, मान लो आपको लिखा हुआ है, आपको पेपर में दिख रहा है कार्बोकैटायन के कितने कॉन्जुगेशन बनेंगे, तो डायरेक्टली आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, इस वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो सिंपल सी बात है ना भाई, यही हाइड्रोजन तो हटेंगे, इधर से एक हटेगा तो एक बनेगा, फिर ये हटेगा तो दूसरा, और ये हटेगा तो तीसरा बन सकता है। बारी बारी करके ये हटा के बना सकते हो। तो बनाने से अच्छा है डायरेक्ट देखो कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर 3 है तो आपके 3 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन में क्या करना है? सेम तरीका, जैसे कि यहाँ पे ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ है उसको डब्बे में बंद करो पहले, और फिर उसके बगल वाला ये आपका एल्कीन है, तो ये वाला आपका कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो चेक ये कर लो कि sp3 है क्या? ये मैंने क्या कंडीशन क्या कहा था कि अल्फा कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। sp3 कब होगा? जब सारे बॉन्ड आपके सिग्मा होंगे। अब देखो ये तो सिग्मा है और बाकी s3 है ना, यानी वो भी सारे सिग्मा ही है, स्टार्टिंग में सिखाया था वीडियो के। तो ये आपका sp3 हो गया, ये कार्बन आपका sp3 हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी इसके कितने आपको मिलेंगे कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? वो होंगे 3, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही आपके कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे सवाल कैसा आएगा ये सुन लो। इसमें सवाल ये आएगा, आपको कुछ कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दे देंगे, है ना, कुछ भी दे सकता है, 4 मिल सकते हैं आपको, 5 मिल सकते हैं, और बोलेगा बताओ कि पहले वाले की दूसरे वाले से स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। तो आप कुछ मत करना, आप सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लेना, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, के अंदर भी मान लो मैं 2 कंपाउंड लेता हूं, एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल है, यानी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही रीजन आपको पेपर में लिखना भी है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है कि किस रिएक्शन को करवाएं और आपको कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर इसको अलग अलग टाइप के टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इससे पहले एक और पार्ट आता है जिसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन आप पढ़ लेना बुक में से, इजी लैंग्वेज में आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, वहां से नोट्स बना लेना। ठीक है, मेन मुद्दा तो ये है। देखो मान लो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है कि रिएक्शन में बन रहा है नहीं बन रहा, तो देखो क्या करते हैं, ये है आपका कार्बन, कहां से? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन, और ये भी हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया हमने, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो बनेगा मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को इसको और इसको रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और 10th क्लास में पढ़ा भी था कि ये मिल्की कलर देता है। लेकिन मान लो यहीं पे ट्विस्ट मैं कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है, एक्सेस में, तो आप भी जानते हो कि मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये टेस्ट याद रखना। फिर दूसरा हाइड्रोजन के लिए टेस्ट, डिटेक्शन करने के लिए, इसको भी अपन ने रिएक्ट करवाया किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। हीट करा तो वाटर मिलेगा, वाटर को रिएक्ट करवा दे किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, और ये कैसा होता है? ब्लू विट्रियोल होता है, इसका कलर याद रखना, इस कंपाउंड का कलर होता है ब्लू। ठीक है, अब बात करते हैं लेजेंस टेस्ट। लेजेंस टेस्ट किसके लिए करा जाता है? बहुत सारे कंपाउंड के लिए करा जाता है, और जो भी इसका एक्सट्रैक्ट बनता है ना लास्ट में रिएक्ट कराने, जैसे यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये और ये सारे क्या है? लीजन एक्सट्रैक्ट है। ओके, किसके लिए करते हैं? मेनली फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन ग्रुप के लिए। तो आप याद कर सकते हो इसको, फिर से नहीं एक्स। ओके, ट्रिक है, करना चाहो वरना डायरेक्ट याद कर लेना इसको। अब देखो मान लो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया कार्बन को, नाइट्रोजन को फ्यूज करवाया, तो बना आपका क्या? सोडियम साइनाइड। फिर उसके बाद आपने सोडियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ? सल्फर के साथ, तो आपको मिल गया क्या? Na2S। और अब मान लो आपने सोडियम के साथ एक्स को रिएक्ट करवाया हेलोजन को, तो आपको मिला सोडियम हैलाइड। फिर आपने रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ फास्फोरस को और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, तो आपको मिलेगा Na3PO4। ठीक है, ये सब याद रखना, ये आपके लीजेंस एक्सट्रैक्ट है। अब सबको एक एक करके टेस्ट कराएंगे। मान लो आपको नाइट्रोजन का टेस्ट कराना है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं उस केस में? आप 6 मॉलिक्यूल लेते हो साइनाइड के, उसको रिएक्ट करवाते हो आयरन के साथ, क्या बनेगा? Fe ब्रैकेट में CN6। ठीक है, इसके ये याद रखना आयंस। ठीक भाई, चार्ज याद रखना इसके ऊपर कितने। उसके बाद मान लो आपने
इसी कंपाउंड को जो ये बना ना, इसको रिएक्ट करवा दिया, इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, इसको रिएक्ट करवाया आपने 4 मॉलिक्यूल ऑफ Fe के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये कंपाउंड मिलेगा और इसका कलर याद रखना भाई, आपको डायरेक्ट कलर याद रखना है, पर्शियन ब्लू कलर मिलता है देखने को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। अब मान लो आपको टेस्ट करवाना है सल्फर का, तो सल्फर में क्या करेंगे, Na2S को रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, CH3COO ट्वाइस एंड लेड। इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा PbS जिसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। ये पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना। और अगर मान लो फिर एक और रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में दे रखी है, दूसरी रिएक्शन भी सल्फर की। अगर Na2 सल्फर को रिएक्ट करवाया आपने Na2FeCN5 और NO के साथ, तो आपको मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये आपका कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। अच्छा ये टेस्ट करवा क्यों रहा हूं, इस टेस्ट से डायरेक्ट आपको है ना कलर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसीलिए आपको ये याद रखना है, ओके। अब बात करते हैं, इन केस बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थियोसाइनेट इज फॉर्म्ड व्हिच गिव्स ब्लड रेड कलर, यानी NaSCN विद न्यूट्रल FeCl3। यानी आप सोडियम थियोसाइनेट को अगर न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको ब्लड रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो रिएक्शन आपके सामने ये रही, ठीक है। ये रिएक्शन देख लेना किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। उसके बाद टेस्ट फॉर हेलोजन, हेलोजन के लिए अगर मान लो टेस्ट करना है आपको, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि आपका रिएक्टेंट तो ये रहने वाला है। अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, आपका रिएजेंट चेंज करते जाओगे, ठीक है। अब यहां पर सोडियम, मान लो सोडियम के साथ यहां पे फिलहाल मैंने क्या लगाया, X लगा रखा है, आप Cl लगा सकते हो, Br हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो ना X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो देखो अलग अलग आपको कंपोनेंट मिलते हैं, AgCl मिल जाएगा, AgBr मिल जाएगा, Ag आयोडीन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन एक साथ लिख दिया मैंने, जबकि ये अलग अलग होता है, ठीक है। अब इनमें आपको याद रखना है कि जब AgCl मिलता है ना, तो व्हाइट पीपीटी होता है और वो सॉल्युबल होता है NH4OH के अंदर, ठीक है। फिर जो आपको AgBr मिलता है वो पेल येलो कलर का होता है और वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता। फिर बात करते हैं AgI की, तो ये डार्क येलो कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है इन NH4OH में, ठीक है। तो अब इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, आई गेस 2 घंटे के आसपास पहुंच चुकी है, और मैंने आपको कहा था कि 1.5 घंटे के आसपास मैं समाप्त करूंगा। तो इसका एक पार्ट और रहता है जो कि आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ड्यूमास रिएजेंट है, ठीक है, ड्यूमास हो गया आपका, जेल्डास रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये सारी रिएक्शन में आपको हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो में स्टार्टिंग में करवा दूंगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी की जो रिएक्शंस है इस चैप्टर की, वो भी रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में ही इंक्लूड कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।